Assalamu alaikum, everyone. We are here again with Marie Curie PhD Guideline Scholarships, and now we will discuss about the letter of motivation and statement of purpose today. और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक पीएचडी पोजीशन के लिए ये लेटर्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, और आपने बनाना कैसे इसे, तो हम इस पे बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ आएगी कि हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है। So let's begin with the introduction of our hosts and guests. I myself is the host of this event, but इंशाल्लाह हम जो पिछले सेशन है वो भी लेके आए हैं और अगले सेशन भी काफ़ी लेके आएंगे मैरी क्यूरी पीएचडी गाइडलाइन के लिए। मेरा नाम अम्मार तुफैल है और मैं जर्मनी और इटली से पीएचडी कर रहा हूँ मैरी क्यूरी यूरोपियन इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट में। और जो हमारे साथ हैं फातिमा अंजुम है और काजी मशल खान है। जी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को प्लीज़। हम स्टार्ट करते हैं विद फातिमा अंजुम। जी या फातिमा प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फातिमा अंजुम है। मैं यूरोपियन इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी एंड बेल्जियम एंड आयरलैंड। और प्रोग्राम मेरा रिलेटेड है केमिकल इंजीनियरिंग और पर्टिकुलरली जो पार्टनर इंडस्ट्री है दैट इज जैनसन फार्मास्यूटिकल। मशल आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। Assalamu alaikum everyone. My name is Qazi Mashal Khan. I'm doing my Marie Curie PhD, ETN from France. और मेरा जो टॉपिक है that is electromagnetic compatibility of integrated circuits. It's related to electrical engineering. And इससे पहले भी मैं Erasmus scholar रह चुका हूँ। मैंने मास्टर्स Erasmus से किया था। तो मैं I will be explaining in detail all of my experiences and which you can motivate you and help you in the future. Thank you. Much Mashal and Fatma for joining us today. और चले हम स्टार्ट करते हैं कि ये लेटर्स होते क्या हैं और हर पीएचडी पोजीशन के लिए क्यों रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन लेटर एंड कवर लेटर। कैन यू प्लीज एलैबोरेट दीज ऑल थिंग्स? फातिमा, वी विल स्टार्ट विद यू। Okay, let's talk about them one by one, starting from motivation letter. Basically, motivation letter sometimes when you're applying for different position, मास्टर्स ले ले या पीएचडी ले ले, यूजुअली दोनों केसेस में आपको मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। उसमें बेसिकली क्योंकि आपकी सीवी ऑलरेडी एलेबोरेट कर चुकी होती है कि आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो मोटिवेशन लेटर में जो रीडर है बेसिकली वो देख रहा होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पीछे क्या है, जो आपने किया है इन योर पास्ट और जो आप करना चाह रहे हैं इन योर फ्यूचर, वो कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से और आप करना क्यों चाहते हैं। बेसिकली जो भी आपकी सीवीज में आपने लिखा होता है उसके वाई का जो आंसर है वो आपको मोटिवेशन लेटर में देना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है बेसिकली इतना ज़्यादा उसमें आप ज़्यादा एलेबोरेट करते हो अबाउट योर प्रोजेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप पास्ट की बात इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं करते। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि मोटिवेशन लेटर में आपने इक्वली इम्पोर्टेंस देनी होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। कवर लेटर बेसिकली किसी भी आप जब जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कवर लेटर इज़ मोर और लेस एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, और उसका पर्पस ये होता है कि आप ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर सको कि आप रीडर को फॉर फ्यूचर इंटरव्यू या जिस तरह भी है उसको अट्रैक्ट कर सको। तो उसमें आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते, इट शुड बी शॉर्ट एंड ब्रीफ, नॉट मोर देन 10 to 12 लाइन्स। एंड आई थिंक that's all from my side. Mashal will I think she said exactly what I want to say, to be honest. इस पे ज़रा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये है कि मोर और लेस कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि मोटिवेशन लेटर कभी मांगा होता है, कभी एसओपी मांगा होता है, तो समझ नहीं आती। कभी कभी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादातर वही बात की ना, अगर आपने अपने आप के पास्ट को, अपने एकेडमिक करियर को बताना है, आपने बताना है अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने इन द प्रेजेंट रहना है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा आपने डिटेल्स देनी है और उसको एलैबोरेट करना है उस टॉपिक। फिर कॉलेज लेवल पे लाइक यहाँ पे यूरोप में, यूएसए में एक कवर लेटर्स लोग यूजुअली जॉब्स के लिए लिखते हैं, जॉब्स को में अप्लाई करने के लिए यूजुअली, और बहुत ब्रीफ सा होता है।
और इस तरह से ही आपको फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स के लिए के लिए भी लोग थोड़ा सा अपना पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लेकिन वो भी इस तरह ब्रीफ होता है, कंप्लीटली अपने अपने बारे में होता है, नॉट कंप्लीट लिंक विद द प्रोजेक्ट, इस तरह नहीं होता, इतना प्रोफेशनल नहीं होता। तो प्रोफेशनल लेवल पे हम एकेडेमिया वी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑफ मोटिवेशन, and for projects or for job sector you could talk about cover letter and SOP. So this is something जिसमें मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह इसको इम्प्रूव करना है। थैंक यू बोथ ऑफ यू इन द डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस थिंग्स। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या पर्सनल स्टेटमेंट है, दैट इज़ अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ. You have to describe your personal experiences, personal skills, soft skills, communication skills, leadership skills, management skills, all on these things. क्योंकि आप जब CV लिखते हैं तो CV ऑलरेडी उनके पास होती है, उसमें सारी आपकी डिटेल दी गई, अपने मास्टर में ये किया, बैचलर्स में ये किया, ट्रांसक्रिप्ट्स उनके पास होती हैं, और जो आइल्स का स्कोर है वो आपने दे दिया, आप उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा, और बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन या SOP, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सिंगल हैंडेडली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकता है, और इस डॉक्यूमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये सिंगल हैंडेडली आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लेके आ सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आप इसको अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें खुद लिख सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप में स्किल्स क्या हैं और कैसे वो आपको आगे इस पोजीशन के लिए एलिजिबल करती हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा आपसे कि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और कंपनीज़ या रिक्रूटर्स या यूनिवर्सिटीज़ इसे क्यों मांगती हैं, क्योंकि उनके पास CV भी है हमारी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो आप इस पर काइंडली रोशनी डालेंगे। दरअसल जब आप PhD, पर्टिकुलरली PhD लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो, तो वो एक बड़ी एक स्पेसिफिक चीज होती है, उसका मोस्टली ताल्लुक जो है वो, क्योंकि आपने अपने बैचलर्स या मास्टर लेवल के ऊपर हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच किया होता है, और PhD बहुत डेप्थ में होती है। तो रिक्रूटर्स को पता होता है कि जो भी बंदा आ रहा है वो बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बंदे का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो हमारे ग्रुप के अंदर मर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। So these things are more important to any professor for their, क्योंकि it's not only about the project, it's also how they have how you can merge in their group. तो ये सारी चीजें आपकी मोटिवेशन लेटर से एलेबोरेट होती हैं, और अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हो और आपकी CV वीक भी है, तो प्रोफेसर आपको फेवर करेंगे। तो ये एक सब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसकी आप छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लें कि कभी-कभी वो सेल्समैन होता है ना, जो आपको ऐसी चीज़ भी बेच देता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ये मोटिवेशन लेटर ये बिल्कुल वैसा ही होता है, इसमें आपने वैसी ही स्किल्स दिखानी होती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। मशाल, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि फॉर एग्जांपल CV से आपको यूजुअली एम्प्लॉयर्स या डॉक्टर्स इस तरह जज नहीं करते, वो आपको जज करते हैं अपने मोटिवेशन से। CV से आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो आपने किया होता है, लेकिन हाउ दे सी हाउ यू राइट फर्स्ट। लाइक फॉर मी, फॉर माय एग्जांपल, दे सॉ फ्रॉम मोटिवेशन लेटर दैट इफ आई कैन राइट, if my English is good enough and if I can express myself in a few words, and how I can how my passion towards research is. तो ये, और प्लस कि क्या हम वही कंपैटिबल हैं उनके साथ कि नहीं, क्या हमारी थिंकिंग उनसे मिलती है या नहीं, क्या हमारा इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या हम अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस खुद तक सबसे बड़ा देखते हैं कि हमारी मोटिवेशन और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस तरह हम आपस में लिंक करते हैं उनके काम के साथ, और किस तरह हम अपने बैकग्राउंड को लिंक करते हैं उनके काम के साथ। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मैं डिफरेंट फील्ड से, पीपल चेंज देयर क्लीशेज, चेंज देयर फील्ड्स, लेकिन उनकी मोटिवेशन इतनी अच्छी होती है, उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड सिंगल हैंडेडली शायद वो CV को फिर सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, उसको फर्स्ट पे आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू। जी, ये डिटेल्ड आंसर काफ़ी था, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इनमें दोनों में ये डॉक्यूमेंट इस वजह से रिक्रूटर्स आपसे मांगते हैं क्योंकि वो एक फ़िल्टर लगाना चाहते हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक जॉब एडवर्टाइज हुई है, मैरी क्यूरी की हुई है, तो उस पर 130+ एप्लीकेंट्स हैं, तो कैसे एक प्रोफेसर 130 एप्लीकेशंस पढ़ेगा? तो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से और दूसरे स्टाफ में उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स बताई होती हैं कि ये हमें जो
पीएचडी स्टूडेंट हैं या जिनके लिए हमने पोजीशन एडवर्टाइज़ किया, वो जो बंदा हमें चाहिए, बंदी चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर उनमें वो क्वालिटीज़ हैं तो आप उन्हें स्क्रीन करें फॉर फर्दर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक तो सबसे बड़ी बात है ये फ़िल्टर होता है। सेकेंडली, वो जो जॉब एडवर्टाइज़ करते हैं ना, उसमें उन्होंने बताया होता है कि हमें बंदा कैसा चाहिए, बंदे में क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए और उसके क्राइटेरिया क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पुराना मोटिवेशन लेटर उठाया और उसी में मर्ज कर दिया सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके। भाई ऐसा नहीं होता। हर जॉब के लिए, हर पोजीशन के लिए, हर पीएचडी पोजीशन के लिए आपको सेपरेटली लिखना पड़ता है मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो क्यों सेपरेटली लिखना पड़ता है? क्योंकि प्रायोरिटीज़ उनकी सॉफ्ट स्किल्स की डिफरेंट होती हैं, वो जो रिक्वायर कर रहे होते हैं चीज़ हर पोजीशन की वो डिफरेंट होती है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने लिखना कैसे है और उसमें डूज और डोंट्स कौन कौन से हैं। तो इसको डिटेल में हम लेटली डिस्कस करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं कि हमें एक ही मोटिवेशन लेटर डिफरेंट पोजीशंस के लिए यूज़ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन मैं इसके साथ ही पूछूंगा कि एक मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? जी फातिमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपको एक मोटिवेशन लेटर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शॉर्ट आंसर इज नो। लॉन्ग आंसर इज कि यू कैन, बट उसके लिए आपको मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। यू हैव टू डिजाइन योर मोटिवेशन लेटर, जो आपका ड्राफ्ट है, इन अ वे कि आपको पता हो कि आपने ये पॉइंट्स के चेंज करके यू कैन कंप्लीटली चेंज इट इनटू अ न्यू थिंग विद पुटिंग मिनिमम एफर्ट। तो सबसे पहले जो आप अपना बेसिक ड्राफ्ट बना रहे हो, उसके ऊपर आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 1-2 दिन लगाओ और अपनी वो वाली क्वालिटी सॉर्ट आउट करो जो आप चाहते हो कि कोई भी पोजीशन हो, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो हर मोटिवेशन लेटर में होना चाहिए। वो ड्राफ्ट बनाने के बाद, अब लेट्स से आपने 50 एप्लीकेशन 3 महीने में करनी है, तो इट डजंट मेक सेंस कि यार आप हर दफा नया मोटिवेशन लेटर लिखो। तो आपने वो जो 2 दिन पहले एफर्ट लगा ली है, उसके बाद फिर हर एप्लीकेशन से पहले यू शुड एटलीस्ट इन्वेस्ट 1 आवर इन modifying your motivation letter according to that एप्लीकेशन। उसमें उसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपको किसी भी जॉब की या पीएचडी के लिए, स्पेशली जो मेरी क्यूरी की होती हैं, डिस्क्रिप्शन दी होती हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, आप उसको रीड कर सकते हो और फिर आप अपने बैकग्राउंड को और अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को उसके साथ लिंक कैसे करते हो। सेम बात करोगे लेकिन तरीका डिफरेंट होगा, वो आप उसको अपने उस हिसाब से अपने मॉडिफाई करोगे अपने लेटर को। तो ये दोनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स कर दिया। आई होप इट्स जी क्लियर। जी बिल्कुल। जी मिशाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले मैं करूंगा। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप किस तरह अपने आप को डिफाइन कर सकते हो, कितना टाइम आपको देना है मोटिवेशन लेटर के लिए। कुछ लोग को ज्यादा टाइम लग जाता है, कुछ लोग कम टाइम में कर, लेकिन आप इसको एंड पॉइंट पे ना रखें, लास्ट मिनट पे ना रखें, ये ज्यादा रखें। इट कैन टेक अ वीक, फॉर मी इट टुक 2 weeks, बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू। फॉर सम पीपल दैट आई नो दैट हैव गॉट रियली गुड पीएचडीज हैव टुक देम अ मंथ। मंथ से ज्यादा नहीं लगता आपको लेटर मोटिवेशन में। और यही बात कि मैंने अपने मास्टर्स के मोटिवेशन लेटर को फिर आगे ही मॉडिफाई और अडेप्ट करके विद वेरी बिग मेजर चेंजेस, लेकिन ड्राफ्ट वही रहा था, लेकिन वो चेंजेस करके उसमें एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स और एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके और अपने आप को थोड़ा सा, जिस तरह मैं इवॉल्व हुआ विद टाइम, उसको डिफाइन करके मैंने उसको चेंज कर पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंप्लीटली 2 डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप उस टाइम पे शायद ऐसा भी हो कि आपको कंप्लीटली चेंज करना पड़े। लेकिन जो आपका जो पर्सनल फैक्टर होता है, जो आपने बैचलर्स किया हुआ है या फिर आपने जो जो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, उसको तो आपने उस तरह डिफाइन करना है। लेकिन याद रखिए, लिंकिंग के मैं बात बार बार करूंगा कि हर बार लिंक करें कि कैसे आपका, हाउ यू कैन बी बेटर फॉर द कंपनी और द डॉक्टोरल स्कूल, हाउ कैन यू बेनिफिट देम रादर देन बेनिफिटिंग यू, टू बी ऑनेस्ट। ये आपको opinion होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आप दोनों की बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन जब मैंने मोटिवेशन लेटर अपना बनाया था पहले, मैं पिछले भी सेशन में कह चुका हूँ कि मैंने मोर देन 199 पोजीशंस पे अप्लाई किया और फिर जाके मुझे सिलेक्शन की कॉल्स आनी स्टार्ट हुई या इंटरव्यू की कॉल आनी स्टार्ट हुई। उसके पीछे रीज़न जो सबसे बड़ी थी वो यही थी कि मुझे नहीं पता था मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। टू बी फ्रैंक, मैं सिर्फ क्या करता था, टेम्पलेट उठाता था, उसमें अपना कोई जो भी साइंस में लड़ा के लिख लेता था।
लेकिन एट द एंड जब मुझे पता चला कि यही पहला फैक्टर है जो मेरी रिजेक्शन का कॉज बन रहा है, तो मैंने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया, उनको मैंने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन सेंड करना स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस स्कॉलरशिप नेटवर्क पे देखना स्टार्ट किया डिफरेंट बंदों की, और लेटर ऑफ मोटिवेशन को कैसे लिखते हैं ट्रिक ली और लिखा खुद। जैसे मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया और अपने सीनियर्स को भेजा, फिर मेरा राइट अप स्टाइल भी अच्छा हुआ और मुझे स्टोरी वहाँ पे जो मैनेज करना वो भी आया, इमोशनली कैसे डील करना है वो भी आया, अपनी कौन कौन सी स्किल्स मैंने किस किस जगह पे कैसे कैसे मेंशन करनी है वो भी आया, लिंक कैसे करना है सेंटेंस को वो भी आया। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई अब मेरी एप्लीकेशन स्ट्रांग है। फिर जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरव्यू की कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। तो ये एक क्या कहते हैं रियल लाइफ एग्जांपल है कि आप जब किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो तो काइंडली उसे क्रिएट करो, ना कि आप किसी का टेम्पलेट उठा के उसे कॉपी करो। तो ये सबसे बड़ी सजेशन है। आप देखो, अगर आप किसी पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल के लिए आपने पढ़ने के लिए जाना है वहाँ पे, या 4 साल के लिए जाना है। तो आप ये सोचो कि 4 साल में जो आपने पढ़ना है, अगर एक डॉक्यूमेंट पे आप कम से कम, मैं कहूँगा कि 2 से 3 वीक लगा के लिखो और उसे रिपीट करो, रीड करो, रिपीट करो, रीड करो, रिपीट करो, अपनी मिस्टेक्स ढूंढो, सेंटेंसेस का लिंक बनाओ, तब जाके कोई 1 डेढ़ माह बाद आपका रिफाइंड मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास आएगा, जो आपकी सिलेक्शन का जरिया बन सकता है। बजाय ये कि आप एक टेम्पलेट उठाओ और इतनी सारी पोजीशंस पे अप्लाई करो, बेहतर यह है कि एक मोटिवेशन लेटर लो और खुद खुद लिखो उसे, और उसे अपने सीनियर्स को भेजो, अपने जो आपके फील्ड से उनको भेजो, और फिर उसे इम्प्रूव करके एक टारगेटेड पोजीशन पे अप्लाई करो। तो हम एक जी 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 फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही? एक पॉइंट मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि आप अपने फील्ड के सीनियर्स को भेजो, लेकिन अगर एक ट्रिक और भी होता है कि आप ऐसे बंदे को अपना मोटिवेशन लेटर रिव्यू करने को भेजो जिसका आपकी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर वो, क्योंकि वो बिल्कुल एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से आपका लेटर पढ़ेगा, और अगर उसको आपकी मोटिवेशन कन्विंस कर सकी तो इसका मतलब है कि आपका मोटिवेशन लेटर परफेक्ट है। जी बिल्कुल, मैं उसी बात की तरफ आ रहा था, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं और जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि खुद लिख के खुद ही इसे फाइनलाइज ना करें। अपने सीनियर से मुराद, आप फॉर एग्जांपल मेरा एग्रीकल्चर फील्ड है, मेरा मेजर सॉइल साइंस है, लेकिन मेरे ही मेजर में मेरे सीनियर्स इतने हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं, ठीक है? तो जब मैं उनको भेजूंगा तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये मोटिवेशन लेटर कैसे है। आई अप्रिशिएट योर कमेंट एज वेल। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, कि हमें जो है इसमें इंग्लिश बहुत ही मुश्किल यूज़ करनी चाहिए या बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, या वोकैबलरी इतनी हाई फाई यूज़ करनी चाहिए कि प्रोफेसर को इम्प्रेस करें? आप क्या कहते हैं? जी फातिमा, आपसे स्टार्ट करते हैं प्लीज़। मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई फाई वोकेबलरी यूज़ की जाए, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग का असूल ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप सिंपल अल्फाज के अंदर आप अपनी बात को बहुत खूबसूरती से पेश कर सको। तो आपको फोकस करना है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, अपनी ग्रामर पे, लेकिन वोकेबलरी जो सिंपल है, जो मेजॉरिटी लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन पे करना है, क्योंकि स्पेशली यूरोप में इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। तो अगर आप बहुत ही कोई अपनी हाई फाई इंग्लिश यूज करके लेटर लिख लोगे तो ये भी हो सकता है कि प्रोफेसर को आपकी बात समझ ही ना आए और वो इसी बिना पे आपका लेटर रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए यूज सिंपल वर्ड्स, कॉमन वोकेबलरी, बट राइट इट करेक्टली, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी थैंक यू। जी मिशेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I would say the same. Focus on your sentence structure rather than the vocabulary, because the professor will directly know if you use too much words of the thesaurus. To be honest, they will see कि आपने thesaurus use किया है, आपको आपकी स्ट्रक्चर नहीं है, and आपके इंटरव्यू के टाइम पे साफ साफ पता चल जाएगा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने इधर उधर की चीजें दी हुई हैं, आपका वो लेवल नहीं है। तो देखिए, ऑनेस्ट रहें और सिंपल रहें, पैसिव वॉइस पे मत जाएं। इन बातों में मैं बहुत सारा गौर करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में, लेकिन वही बात रही, मैं फातिमा की बात सेकंड करूंगा कि सिंपल रखें और थोड़ी सी बातों में क्लियर स्ट्रक्चर में अपने आप को डिफाइन करें कि आप क्या करना चाहते हैं। दैट्स इट। डोंट यूज टू मच डिफिकल्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसा लिखें कि प्रोफेसर को गूगल ना करना पड़े कि ये वर्ड का मतलब क्या है, डिक्शनरी उसे ना खोलनी पड़े, क्योंकि इन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, और एटलीस्ट देयर सेकंड लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो भी इनकी जर्मन या इटालियन या अदर लैंग्वेजेस ही हैं। तो आप ये ना सोचें जैसे पाकिस्तान और इंडिया में है कि इनकी जो हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज वो भी इंग्लिश है तो लोगों को समझ आ जाती है, यहाँ पे डिफरेंट है सीन। तो ये हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें। तो मैं एक 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 जो है अपने जो मेरे कमेंट सेक्शन में लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं,
तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली हम आपको क्वेश्चंस आंसर का टाइम देंगे लास्ट पे, तो आप अपने जो क्वेश्चंस है अपने पास राइट डाउन करके रख लें। हम आपको 5 मिनट देंगे लास्ट में जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मीनवाइल हम चलते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारे जो मिशाल भैया इन्होंने प्रिपेयर की है, तो हम उनके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं कि आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को कैसे बना सकते हैं। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। मिशाल, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रेजेंटेशन के बारे में मीनवाइल, कि आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे? Gigi, in my presentation, I'm going to cover exactly the letter of motivation, how to make it right, step-by-step process. The overview about how to write in each paragraph, then the do's and the don'ts of the motivation letter, the step-by-step guideline, and then I have provided some very, very important links especially that helped me for my PhD that you can apply for, and some groups that some of the students are not aware of to apply for their PhD. This will be just a few 8 to 9 minutes presentation, but I'll make it short and brief and concise so that everybody can follow what I'm saying. ठीक है मिशाल, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली आप लिख लें। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम लास्ट पे सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देंगे। तो हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़। जी इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा। जी आप बोलें। आप करें स्टार्ट, आप लाइव हो गए हैं आपकी प्रेजेंटेशन। जी प्रेजेंटेशन जैसे मेरी लाइव हो जाए। जी हो गई, आप स्टार्ट करें प्लीज। अच्छा तो आई एम नॉट एबल टू सी द प्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन जो अपने पीसी पे खोल के मुझे सिर्फ स्लाइड नंबर बताते रहेंगे तो मैं उसे मूव करता रहूंगा। आप स्टार्ट करें। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। ओके, so if I begin with my presentation, if you go to the second slide and go to the background, this is just my small background that I wanted to give what I am. You can skip this and go to the outline. Yeah. Amar, outline. Ji. Okay. So outline mein you can see in the beginning the motivation letter, the format, the don'ts and the do's, and then I will be talking about the step-by-step guideline. And in the end, I'll give some scholarship links that maybe it will be helpful. I will upload this file on the scholarship network for all students, and don't think that this is just for PhDs. I've designed it in such a way that it can help even master's students as well who are applying for their master's program. Because one thing, Amar, I wanted to elaborate earlier was that in my case, मैंने जब Erasmus के लिए अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे मोटिवेशन लेटर पे ही मुझे सेलेक्ट कर लिया था। तो ऐसा भी होता है कि आपकी मोटिवेशन लेटर कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कि आपकी फ्यूचर को चेंज कर सकती है। ऑलराइट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So the fourth slide says a motivation letter is perhaps the most important part of the application next to your CV. Of course, CV is important, and it provides you with the opportunity to stand out between all other applicants. Just as Amar said, it's like a filter that takes you out for outstanding students. Next slide. Okay, so this is the format of the motivation letter. So it's basically divided into 3 portions. This can be, people can have different perspectives, but this is my perspective of it. In the introduction, there's a main text and there's a conclusion. So in the introduction, I would say it's only 1 or 2 paragraphs. आप अपने मोटिवेशन लेटर को पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता रिक्रूटर्स के पास देखने के लिए। तो your objective should be clear and you should mention the reason for your applying. And always remember कि only mention the academic background and the achievements you have that are linked to the program. Don't mention the ones that, if you were like, for example, a gold medalist in another field, in a master's that you have, and you're doing another master's, there's no point of mentioning that master. Okay, only mention the ones that can link to the program that you're applying to. This should be your first 2 paragraphs. The next one should be the main text. The main text is mention the main motivation behind doing a PhD. What is your exact motivation? And this can be 3 different motivations. It's better that you focus an entire paragraph for it. So you can see that you should have the willingness to improve your career prospect. It can be a passion for research work and teaching. Like this, the second one is exactly mine. Some people can be different. They will just want to improve their career prospects. And the third can be the aspiration to discover new things. Some people have this, curiosity to go towards new domains and new fields. This can also be your motivation. And plus, the PhD is no longer limited to academia. Some people can go and say that they want to be best in their field and go to the field works as well.
As a part of the main text, the fourth paragraph will be your idea of the program and future career path. How will you take the program forward? So you can also mention some of your publications, your projects, but only the one that links to the topic they're applying to. The fifth paragraph should be entirely based on your personal qualities. You should mention your leadership, your interpersonal skills, your intercultural experience. Remember that this is like a generic paragraph. You can use this for many, many motivation letters that you apply to. And only this will not change, but evolve with time. The last paragraph should be on the conclusion, and you should again summarize and restate your motivation. The most important part that worked for my case was to demonstrate the importance of your research in the context of a bigger picture. You should always show them the bigger picture, and how the scientific community can benefit from from having you as a student. Okay, next slide, Amma. If you see now, these are the don'ts of the motivation letter. I'm not saying that I have not done them. I may have done them, but since I've been hired as a PhD, one of my professors gave me many motivation letters to skim through and select the best one for him. So that's why I took out these points from them. First of all, you're already mentioning your CV. You're recommending them your CV. Do not repeat what is written in your CV. The second one, do not make a flat introduction. No, don't use any quotes or platitudes or informal language, no cliches. Do not mention anything that is not linked to the PhD position that you're applying to. And the fourth point may sound some odd. Do not force the letter towards humor. Some students have actually done that. Do not write your motivation letter at the last minute. Give yourself some time. Avoid passive voice. Because it produces the yawn effect. You see, लोग को bore करता है. Do not overuse the I word. ये I का word मैंने इतना देखा है motivation letters में. उनको पता है कि ये motivation letter आपका है. आपने बार-बार I करके जरूरत नहीं है आपको करने. तो आप इसमें क्या suggest करते हैं कि हम pronouns use कर सकते हैं? किस किस्म के pronouns होने चाहिए जो replace करें I को? इसमें कोई example देंगे please? Like myself भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप आई जो है ना यूजुअली स्टूडेंट्स बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये आई बीच में भी आ सकता है ये क्योंकि माई सेल्फ और फॉर एग्जांपल और डिफरेंट जो है आपके पास हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस इस तरह करो कि उसमें आपके लाइक ऑटोमेटिकली जिक्र हो जाए. फॉर एग्जांपल आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का या जीपीए का या सीवी का, इस तरह. Okay. अगला जो है, डोंट कट पेस्ट सेम मोटिवेशन लेटर टू डिफरेंट एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन. चेंजेस करें, कट और पेस्ट करेंगे. ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पे दो जगहों पे अप्लाई करते हैं लोग और फिर पकड़े जाते हैं. ऐसा हो चुका. डोंट टेक अनसब्सटेंशिएटेड स्टेटमेंट्स अबाउट रेलेवेंट स्किल्स. जो भी रेलेवेंट स्किल आप बताओगे उसके एग्जांपल में, ओके, विदाउट गिविंग एनी एग्जांपल्स. Don't make generalized statements of why you want to work for an institution. Like अब ये मत बताओ कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो मैं अप्लाई करूं. आप अपने मोटिवेशन के बारे में बता रहे हो. आप ये नहीं बता रहे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है तो बस that's the only reason I have. Generalized statement नहीं, specific. Next slide, Amar. Do's of the ये second last slide है, 2 स्लाइड रह गई हैं. अच्छा, जो करना है आपने, always provide evidence of your statements. Like ज़्यादातर आपकी evidence जो है वो आपकी CV में होती है. तो जो आप बोलते हो मोटिवेशन लेटर में उसको सीवी में होना, मतलब उसका जो एविडेंस होगी वो सीवी में. अगर आपने कहा आपने इससे ग्रेजुएट किया तो वही चीज आपकी जीपीए मेंशन होनी चाहिए. आपने यहाँ पे थीसिस में ये किया था वो मेंशन होनी चाहिए. यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, रिमेंबर. सो कन्विंस द एविडेंस फर्स्ट. डू प्रूफ रीडिंग एज मच एज पॉसिबल. कीप इट कंसाइज एंड चेक फॉर एरर्स. प्रूफ रीडिंग अपने फ्रेंड से कराएं, अपने प्रोफेसर से कराएं, अपने मेंटर से कराएं. ठीक है, और ऐसे भी बंदे से कराएं जो आपकी फील्ड में ना हो. Focus on achievements in your current and previous role rather than your responsibilities. Concentrate on areas which differentiate you from the competition. जो आपका strongest point है उस पे अपने motivation letter पे आपने concentrate करना है. अगर आपका GPA आपका strongest point नहीं है, for example मेरे लिए my papers were not my strongest point, but my other activities were my strongest point because they know that you're just a master student. You're not going to have 4 or 5 journals in the beginning of your PhD. Okay, so when explaining your motivation, demonstrate how much you have researched the role. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बताएं कि ऐसा क्या है आपने रिसर्च किया. बिकॉज मेरे टॉपिक में ऐसा एक टॉप पॉइंट था कि मैंने जिक्र किया मोटिवेशन लेटर पे कि मेरा सुपरवाइजर हैरान हो गया कि इसको इस बारे में भी पता है, इतना डीपली इसने रिसर्च किया है इस टॉपिक को अप्लाई करने से पहले. इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ करियर चेंज, ऑल्सो मेंशन. फॉर एग्जांपल अगर आप एकेडेमिया से जा रहे हैं आप कंपनी में या इंडस्ट्री में, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. या फिर किसी और फील्ड में जा रहे हैं, इसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं. आप डरे मत. बी ऑनेस्ट अबाउट इट. Explain your research clearly so that non-researchers can understand as well. Ask a friend to read it, especially to avoid any redundant words and get a different perspective. Remember, this friend can be someone like a non-researcher, like somebody who doesn't
is not from your field, and he says it right, as the way Fatma said, then you got it. Around one page or one page and one paragraph is your target length. And remember that your end note should be of enthusiasm and anticipation. Next slide. This is just the step-by-step guide, the way it helped me. अपना raw version लिखें शुरू में लेटर का, उसके बाद जल्दी से आप उसको स्कैन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास होंगी, सीनियर्स की होंगी, जूनियर वो की होंगी, ऑनलाइन पे आपको मिली होंगी, उसके साथ आप कंपेयर करें कि अगर आप एक रिक्रूटर होते हो, आप एम्पैथेटिक फील करके क्या आपको कैसा लगता फर्स्ट में, आइडेंटिफाई करें दोनों में कि क्या मिसिंग चीज है, क्या चीज उसमें बेहतर है और आपके मोटिवेशन में लेटर में बेटर नहीं है, और इस होल प्रोसेस को आप रिपीट करें जब तक आपको लगता है कि इससे अच्छा मैं इसको इम्प्रूव भी कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, हमारा लास्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये एक स्कॉलरशिप लिंक्स की एक स्लाइड है जिसमें सारी पीएचडी एंड जॉब पोर्टल्स थ्रू आउट यूरोप मौजूद है। ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑन द राइट हैंड कॉर्नर हमारे सोशल मीडिया है कुछ जो कंप्लीट वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल एफबीपी के ग्रुप्स हैं यहाँ पे, पीएचडी के, मास्टर्स के, इंटरनेशनल के, और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन स्कॉलरशिप नेटवर्क। एंड नेक्स्ट स्लाइड अमर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल aspiring applicants. Thank you. Thank you very much, Mashal, for a nice presentation. It was really good one for me as well. इसमें मैं दो तीन चीज़ें जो हैं वो ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या लेटर ऑफ मोटिवेशन है, इसको लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हु यू आर, कि आप हो क्या, आप में क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप में क्वालिटी क्या है और आप ये डिफाइन नहीं कर सकते खुद को, तो आप किसी को क्या बताओगे कि आप में क्वालिटीज़ क्या हैं। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आप में क्वालिटीज़ क्या हैं। क्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन की हो सकती है, रिसर्च की हो सकती है, सॉफ्ट स्किल्स की हो सकती हैं, प्रोग्रामिंग की हो सकती है। कुछ ऐसी स्किल्स आपके पास हो सकती हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो आप उसे मतलब इस तरह मेंशन कर सकते हो जो आपको नेटवर्किंग में हेल्प कर सकती है लेटर ऑन। तो हु यू आर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नो अबाउट योर सेल्फ। इसको देखने के लिए एक सीनियर है हमारे, वो कहते होते हैं कि सबसे पहले उस बंदे से पूछो जो आपके साथ सिंसियर है। तो ask your mom or your dad who you are, or ask your brother or your sister who you are, तो वो आपको बताएंगे, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइंड योर गोल्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपने शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मतलब पीएचडी कंप्लीट करनी सिंपली, आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो सिंपली, आप अपनी नेटवर्किंग इंप्रूव करना चाहते हो, आप कंसोर्शियम में जाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म गोल्स में है। तो आप ये चीज़ें अपने आप को सोचो। फिर लॉन्ग टर्म्स गोल देखोगे, 5 साल के बाद आपने एकेडमिक सेंटर में रहना है, एकेडमिया में रहना है, या आपने इंडस्ट्री में जाना है, तो ये देखो ताकि आपको उनको क्लियर हो कि ये बंदा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो कि आपने जो पोजीशन ज्वाइन कर रहे हो उसका रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया क्या है। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस दे ask you to write a letter of motivation in a way like to describe like in 2 pages or these much words, or they say like, okay, we need a motivation letter to ask for you to write down your communication skills, to write your writing style, to check your writing skills, all these things they have to check everything in your motivation letter. मैं फिर कहूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो सिंगल हैंडेडली आपको आपकी सिलेक्शन भी करवा सकता है और आपकी रिजेक्शन भी करवा सकता है। तो हम फातिमा की तरफ चलते हैं। फातिमा काइंडली आप इंट्रोड्यूस करवाइएगा जो आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं वो क्या है। मेन वाइल मैं आपका जो स्लाइड्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं जो है लाइव कर देता हूँ। प्लीज़ फातिमा बोलिए अभी। ओके, हमारा आई वुड से कि मोटिवेशन लेटर ही आप लाइव कर दीजिएगा पहले, ताकि मैं मशाल की बात को कंटिन्यू करके कर दूँ। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स आई वांट टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स कि जब आई वाज अप्लाइंग फॉर द पोजीशन मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, ठीक है। सो और मैं अभी अपने मास्टर्स को कंप्लीट भी नहीं किया था। आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ माई मास्टर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा जो मेरी एग्जाम्पल है वो एक ऐसी कैंडिडेट की है जिसने अपना रिसर्च करियर अभी शुरू किया है। दूसरी चीज़ ये मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रही थी वो एक इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट था। तो मेरा मोटिवेशन लेटर ना सिर्फ एक एकेडमिक प्रोफेसर ने पढ़ना था, बट एक इंडस्ट्री के बंदे ने भी पढ़ना था। तो आई हैव टू कीप बोथ पीपल इन माई माइंड, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ ग्रुप डिसीजन। तो तीसरी बात यह है कि जो आपका मोटिवेशन लेटर होता है इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स योर इंटरव्यू। तो आपने थोड़ी सा क्यूरियोसिटी का फैक्टर छोड़ना होता है, तो लोग क्यूरियस होकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने। तो ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अमान मुझे
ओके, मेरा डॉक्यूमेंट जी जी लाइव आ है। गया, तो मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ शुरू करती हूँ। मिशाल ने बोला कि डोंट स्टार्ट विद कोटेशन और स्टेटमेंट। मैं इस पे कम्प्लीटली एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन पार्शली इसलिए एग्री करती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है जो आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज किया है। क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट कि मैं क्यों रिसर्च को एज अ करियर लेना चाहती हूँ, जबकि मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था, मैं इंडस्ट्री में से अपना करियर शुरू किया था। और दूसरी रीजन ये भी थी कि मेरा बैचलर्स, जैसे आप मोस्टली पाकिस्तान में होता है इंजीनियरिंग में, इट्स वेरी मच इंडस्ट्री ओरिएंटेड, हमारी जितनी भी हमें चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा, आप अपने मोटिवेशन लेटर का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, it should have a personalized touch. So I always prefer to write it in a story form. तो मैंने शुरू किया था अपने बैचलर्स से। फर्स्ट पैराग्राफ में आई टॉक अबाउट दैट टेक्निकल स्किल्स जो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली थी, यूजफुल हो सकती है, तो उनको मेंशन किया है और इस चीज पे फोकस किया है कि ये टेक्निक्स ना सिर्फ मैंने एज अ पार्ट ऑफ अपने एकेडेमिया, बल्कि एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सीखी थी टू शो इंटरेस्ट। सेकेंड पैराग्राफ में यू कैन फोकस ऑन 1 or 2 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर बैचलर्स, जहाँ पे जो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट से सम हाउ कनेक्टेड है। इफ यू डोंट हैव अ प्रोजेक्ट दैट कंप्लीटली कनेक्ट with the project you are applying to, इस पैराग्राफ में you can mention that के कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे, बट उनके बदौलत यू लर्न लिटरेचर रिव्यू या इस तरह की चीजें जो कि रिसर्च के अंदर, रिसर्च राइटिंग आपको हेल्प करती हैं। तो अगर आप मेरे फातिमा प्लीज काइंडली लेटर, अगर आप अपनी हैंड फ्री जो ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि ये द स्लाइडिंग विद योर क्लॉथ्स एंड मेकिंग अ काइंड ऑफ नॉइज। ओके हाँ सॉरी, इसे थोड़ा सा मुंह से दूर कीजिएगा क्योंकि हवा ब्लो ना करे। तो हाँ जी यहाँ पे ठीक है, थैंक यू। तो अब मेरा कोई बैचलर में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट मेंशन किया और मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने इसके थ्रू लिटरेचर रिव्यू और मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह सीखी है जो कि रिसर्च राइटिंग में हेल्प करती है। सेकेंडली, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एज अ टीम प्लेयर काम कर रहे हो। तो इवन दो कि पीएचडी एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टिल आपकी जो टीम प्लेयर की स्किल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे और पीएचडीज भी हैं। लैब में आपने टेक्नीशियंस के साथ काम करना है, फिर इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो विद एग्जांपल्स यू हैव टू शो कि आप टीम प्लेयर भी हो, और अगर आपने लीडरशिप किया तो आपने बताना है कि यार मैंने इतनी नंबर ऑफ पीपल की टीम को लीड किया है, विद एग्जांपल्स। उसके बाद अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे केस में था और मैं इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रही थी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो मेंशन करो। और उसके अंदर आप ऑब्वियसली अगर आपका 2 साल का 1 साल का है, तो आप उस पूरे 2 साल को आपने एक पैराग्राफ के अंदर सम अप करना है। तो जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स जो आइदर आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो, या आपकी कोई टीम स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स को हाईलाइट कर रही हो, या फिर आपको आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको हाईलाइट करनी हो, एग्जांपल्स 2 या 3, और उसके एंड पे आपने रीज़न देनी है कि आपने क्यों इंडस्ट्री छोड़ी और एकेडेमिया की तरफ आप आए हो। उसकी आपने एक वैलिड और रीज़न देनी है जो आपकी मोटिवेशन के साथ लिंक कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स आपस में लिंक्ड हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आई यूजुअली टॉक अबाउट मेरे मास्टर्स का। मेरे मास्टर्स 4 साल का आपका मास्टर्स है, तो आपने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, डिफरेंट टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स और वो सब। तो आपने मेंशन सिर्फ वही एनालिटिकल टेक्निक्स करनी है जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेशन लेटर लिखने से पहले डिटेल में उस प्रोजेक्ट को पढ़ो और ये देखो कि क्या क्या टेक्निक्स या टूल्स आपको यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि हमारा, मैं सेकंड पेज पे आ गई हूँ, तो आई होप आप साथ साथ उसको कर रहे हो। जी जी उसके बाद आपने ये मेंशन करना है
कि आपके जो सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि आपकी सीवी में मोस्टली आपके सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं होते, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली लिंक कर रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट के साथ, उनको मेंशन करके सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपका मास्टर के जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है ड्यूरिंग योर मास्टर, उस पे होना चाहिए। अगर नहीं तो आपका मास्टर थीसिस अगर रिलेटेड है टू योर फील्ड, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकता है टू गेट थ्रू। तो आप अपने मास्टर के जो थीसिस है उसके ऊपर हाईलाइट करो कि आप किस प्रोफेसर के साथ आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी, प्रोसेस की सेटिंग अप थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वर्क था, सिर्फ एनालिटिकल्स थी। और लास्टली इन 2 लाइंस आप मेंशन करो कि आपने उस थीसिस से क्या सीखा है जो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हेल्पफुल हो सकता है। और लास्ट पैराग्राफ, जिस तरह कोई भी आप ऐसे लिखते हो तो उसका पहला और आखिरी पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह मोटिवेशन लेटर का भी लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने जेनेरिकली एक्सप्लेन करना है। जिस तरह मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस और ये सब, और मैं सिर्फ अपना रिसर्च करियर स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई हैव टू शो दिस मोटिवेशन कि मैं रिसर्च करियर कि अगर वो मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ इस करियर को लेके, मैं सीरियस हूँ इस करियर को लेके, और मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपने वो अपनी स्किल्स मेंशन करनी है जो आप चाहते हो, आपको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करेगी। प्लस क्योंकि मैरी क्यूरी प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू ट्रेन रिसर्चर्स, अर्ली स्टेज रिसर्चर्स, तो आपने थोड़ी सी एक लाइन में ये मोटिवेशन भी शो करनी है कि आप तो इस ट्रेनिंग से क्या ऐसा फायदा मिलेगा कि आप गिव बैक करोगे टू द रिसर्च कम्युनिटी इन 5 to 10 years in the future। तो ये चीज़ें जो है मोर लेस इम्पोर्टेंट है आपके पूरे, मतलब ये एलिमेंट्स आपके लेटर में होने चाहिए। तो टू समराइज मैं ये मेंशन कर देती हूँ एग्जांपल्स जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स को आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं। एग्जांपल्स कि आप एक टीम प्लेयर हो और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एग्जांपल्स कि आप इंडिविजुअल वर्क करने के लिए कैपेबल हो और आप अंडर प्रेशर बगैर किसी की हेल्प के काम कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर स्टेटमेंट जो आप दोगे यू हैव टू जस्टिफाई इट फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। इसीलिए मोटिवेशन लेटर में कहा जाता है कि आप अपना पास्ट और फ्यूचर लिंक करते हो। तो जस्ट समराइज ये 3-4 चीजें जो हैं आपके लेटर में होनी चाहिए। आप इसको एक फॉर्मल स्टोरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको एक ऐसे की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू फील मोर कंफर्टेबल अबाउट इट। जी थैंक यू तो फातिमा। दैट्स जी ऑल फॉर द मोटिवेशन लेटर। अब अगर मैं ईमेल की तरफ आ जाऊँ तो just a moment, I have some questions regarding this motivation letter as well. Sure. You started with the quotation starting from Albert Einstein said, but the Michelle was saying like we shouldn't use any kind of quotation in. How do you define or how do you justify this statement, please? ओके निशान ने बोला था कि आप किसी क्लीशे स्टेटमेंट के साथ मत शुरू करो। मैं उस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसी कोटेशन मिल जाती है जो आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है, तो जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। ये रिसर्च की पूरी आइडियोलॉजी को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की बात है। अगर आप इसको देखो तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो कोटेशन है वो आप अगले पैराग्राफ में जो बात कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर रही है, तो आप यूज करो। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली अगली लाइन पढ़ो तो वो बता एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों ये कोटेशन डाली गई है। अगर आपको नहीं ऐसी कोई कोटेशन मिलती तो बेहतर है कि ना आप डालो। ना जी करो। बिल्कुल, मैं असल में उसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि विशाल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो मैं ऑडियंस को बताता चलूँ कि काइंडली आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। ये हम जो भी आपको मोटिवेशन लेटर लिखने का तरीका बता रहे हैं, डूज और डोंट्स बता रहे हैं, ये हमारे जनरल जो हैं मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट पर्पसेस के लिए।
लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपका दिल करता है कि आप कोटेशन डालने लगे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट बनाओ अपने आने वाले टेक्स्ट के साथ, जैसे यहाँ पे फातिमा ने बनाया। और एक और चीज़ कह दूँ कि काइंडली ये मोटिवेशन लेटर या ये जो फातिमा वाला है, इसे आप एज ए टेम्पलेट भी ना लीजिए और ना ही इसे कॉपी कीजिए, क्योंकि ये इनका अपना है ये। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में इवन के आइडेंटिकल ट्विन्स भी आइडेंटिकल नहीं होते। तो कोई भी बंदा एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं है। आपके स्किल्स डिफरेंट हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ है वो डिफरेंट, आपकी सॉफ्ट स्किल्स डिफरेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिफरेंट है, नेटवर्किंग स्किल्स डिफरेंट है। तो आप कभी भी किसी का टेम्पलेट उठा के कॉपी करके भेजेंगे तो आपका अपना टाइम ज़ाया हो रहा है। भाई अपना बनाओ आप खुद, कोई मुश्किल नहीं है ये 1.5 पेज लिखना। इसको हम क्रैक करेंगे आपने कैसे लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे फातिमा ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैराग्राफ जो हैं वो यूज़ किए हैं, लेकिन 1.5 पेज के इक्वल है ये टेक्स्ट सारा जाता। जैसे मिशाल ने कहा, मिशाल आप कितने जो हैं पैराग्राफ को प्रेफर करते हो? डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैंने कहा ना, ये हम सब के अपने पर्सपेक्टिव, ठीक है, और हमारे अपने पर्सपेक्टिव हमारे फील्ड के लिए काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए 6 to 7 पैराग्राफ्स में काम हो गया था, ठीक है, ऑनेस्टली। इसमें जो मैंने बात की तो 6 to 7 पैराग्राफ्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मे बी फातिमा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या क्या उसमें जी add बिल्कुल करना है। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि मोटिवेशन लेटर में जितना पर्सनल टच होगा उतनी इसकी ऑथेंटिसिटी होगी, और उतना ही तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने पैराग्राफ। हो सकता है कि मिशाल ने 6 पैराग्राफ्स लिखे 1.5 पेज में, उनका राइटिंग स्टाइल उसको जस्टिफाई कर रहा हो। मेरा राइटिंग स्टाइल ये है कि क्योंकि आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ बेसिक जो इंग्लिश के असूल होते हैं उसको आपने रखना होता है। अगर आपकी राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि आप एक बात कंप्लीट करते हो अपनी 4 लाइनों के पैराग्राफ, क्योंकि आप देखोगे मेरे लेटर में कुछ पैराग्राफ बहुत छोटे थे, उसमें आपने 2 चीजें, पैराग्राफ का असूल होता है, आपने एक बात कंप्लीट करनी है और आपने अगले पैराग्राफ को लिंक करना है। अगर ये दोनों चीजें आप छोटी कम वर्ड्स में जस्टिफाई कर सकते हो तो यू कैन इंक्रीज योर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन राइट 6 to 7 लाइंस के पैराग्राफ, और फिर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ऑब्वियसली आपके कम हो जाएंगे। तो इट इज वेरी मच डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्टाइल, ऑन हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू कवर। आपकी स्टोरी में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं जो आप कन्वे करना चाहते हो। जी बिल्कुल, मैं उसी चीज की तरफ एक चीज मैं ऐड करूंगा, लास्ट थिंग, वन लास्ट थिंग, कि कभी कभी मेरे फेस दिस के आपके पास एक वर्ड लिमिट होती है, कभी कुछ कहते हैं, और 150 और 200 वर्ड्स का भी लिमिट होती है, जो आपका शायद 1 पेज भी मुश्किल से भरे। तो उस पे फिर आप ज्यादा पैराग्राफ्स आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज़ फिर तो बात ही नहीं बनती। फिर आपको फिल्टर करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है और कौन सी नहीं देनी है। जी बिल्कुल, मैं उसी चीज़ की तरफ आ रहा था कि इंग्लिश का जो राइटिंग स्टाइल है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो होता है, बेसिक राइटिंग स्टाइल है, जो उसके कुछ रूल्स हैं वो पैराग्राफ को लिखने के लिए, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहली लाइन लिखी है ना, तो वो आपकी मोटिवेशन टू स्टार्ट दिस पैराग्राफ है कि आपने इस पैराग्राफ में क्या लिखना है। फिर आपने 3 से 4 आर्गूमेंट्स देने हैं कि जो उस पैराग्राफ को जस्टिफाई करें, ठीक है। 1 से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं आर्गूमेंट्स, एंड एट द एंड यू हैव टू राइट अ काइंड ऑफ कंक्लूजन अबाउट दैट स्टेटमेंट गिविंग दोज आर्गूमेंट्स। तो ये एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि स्टार्ट में आपने एक लाइन लिखनी है जो आप उस पैराग्राफ में डिस्कस करना चाह रहे हैं, फिर 1 से 3 उसके आर्गूमेंट्स देने हैं, दलाइल देने हैं कि आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, फिर एट द एंड आपने उसका एक शॉर्ट कंक्लूजन लिखना है। फिर इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आपका जो पहली लाइन है वो दूसरी के साथ इंटरकनेक्ट होगी, दूसरी तीसरी के साथ होगी, और चौथी जो होगी वो पीछे सभी के साथ इंटरकनेक्ट होगी। इसको कहते हैं कि आपने अपना कनेक्शन बना के चलना है अपने जो पिछले सेंटेंसेस हैं उनके साथ। जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ का भी पैराग्राफ के साथ लिंक होना ज़रूरी है। ये राइटिंग स्टाइल को शो करता है, अदरवाइज ये आप मतलब बोरिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखोगे अगर ये रूल्स आप नहीं फॉलो करते। तो अगर आपने ये पहला पैराग्राफ लिखा है तो सेकंड जो है वो उसके साथ लिंक होना चाहिए, और इसी तरह थर्ड होना चाहिए। अगेन यू हैव टू राइट द फर्स्ट सेंटेंस that you are going to discuss in this paragraph, and then 1 to 3 arguments about that line, and at the end you have to define a kind of conclusion about that paragraph. Then you will start the next paragraph based on the previous one. So ये basic rules हैं। फिर चीज़ें आ जाती हैं कि कितने वर्ड्स होने चाहिए एक पैराग्राफ में, और या कितनी लाइंस होनी चाहिए। जैसे कि फातिमा और मिशाल दोनों ने डिस्क्राइब किया है कि लाइंस जो है डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिविटी स्टाइल कितना है।
आप समंदर को कूजे में समा सकते हो और कितना समा सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आप बड़े पैराग्राफ भी लिख सकते हो अगर आप स्टोरी टाइप अपना मोटिवेशन लेटर लिख रहे हो, लेकिन आपको जो करैक्टर या वर्ड की लिमिट है वो 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। एम आई राइट मिशाल एंड फातिमा? Exactly, 1.5 it should be your limit. जी एंड वन मोर थिंग इज कि आपका मोटिवेशन लेटर में कम एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स होने ही चाहिए, इससे कम मत जाओ। जी Of course, of course. तो और से कम नहीं आना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये कोई पेट एक रूल नहीं है कि आप स्टार्ट एक से करते हैं फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कैसे आपने जाना है। जैसे कि फातिमा ने यहाँ से बीएससी से स्टार्ट किया है और फिर एंड पे जाके मास्टर्स का उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे। आप अपने मास्टर से स्टार्ट कर सकते हो, फिर लिंक कर सकते हो अपनी बैचलर्स के साथ। और जो मेरा राइटिंग स्टाइल था उसमें मैंने स्टोरी एक ऐसे बनाई थी कि मैं मतलब बचपन ही में मुझे प्लांटेशन का शौक था, मैं उसको लेके आगे चला। फिर मैंने हायर एजुकेशन प्लांटेशन में की, प्लांट साइंसेज में की, फिर मैंने बैचलर्स प्लांट साइंसेज में किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस, फिर पब्लिकेशन। सो मेरा जो था वो ऑर्डर डिफरेंट था क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन मांगी थी कि आप इसमें क्यों आना चाहते हो, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। कुछ ऐसे भी मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखे हैं जिसमें मैंने स्टार्ट मास्टर से किया, फिर मैं मतलब डाउन अपनी जो बैचलर्स की स्टडीज़ हैं, और फिर जो है अगर इंपॉर्टेंट है बैचलर से नीचे आप एफएससी वगैरह डिफाइन करो, अदरवाइज जस्ट उसे स्कूलिंग डेज कह के आप इसे लिख सकते हो। बेहतर यह है कि आप ना डिफाइन करो। हाँ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है, उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं अपने दोनों जो गेस्ट हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप काइंडली विद इन 2 लाइंस क्या आप बता सकते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। फातिमा आपसे स्टार्ट करते हैं, 2-3 लाइन में डिफाइन कीजिएगा प्लीज़। ओके, जो पर्सनल स्टेटमेंट है आपकी, उसके अंदर आपने अपनी बेसिकली यूजुअली स्टेट्स के अंदर जब आप लिखते हो तो आप करते हो पर्सनल स्टेटमेंट में यू कैन मेंशन योर एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क प्लस ऑल्सो योर वॉलंटियर वर्क, जो आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। उस पर आपका फोकस ज़्यादा होता है पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट होता है उसमें। कभी कभी क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा वेटेज होती है कि आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ और आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ का क्या है, तो वो वहाँ पे जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो हेल्प होती है। और फिर आप अपनी ज़िंदगी को लिंक करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, एंड हाउ योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रोफेशनल लाइव्स आर अलाइन। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइक पर्सनल स्टेटमेंट। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप जो भी एग्जांपल्स दे रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हैं या वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हैं, वो आपकी प्रोजेक्ट की मोटिवेशन को शो करनी चाहिए। तो उसके अंदर यू हैव टू वेरी मच रिमेन समहाउ, जो भी बात करोगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, या ऐसी बात होनी चाहिए जो आपको आपकी पीएचडी में हेल्प कर सके। थैंक यू फातिमा। अगर आपने जी कोई वॉलंटियर काम किया तो उसका भी लिंक बनना जी चाहिए जी विद योर जी जी प्रोजेक्ट। ठीक जी। मिशाल आप क्या कहेंगे, काइंडली शॉर्ट जी, कीजिएगा if I अपने आंसर mention, को। जी, if I mention in a few lines, personal statement is more about yourself, about your core activities, about your how do you link with the voluntary work. But a letter, they will never ask you. A company who's asking for a PhD will never ask you for a personal statement. They will ask you for a letter of motivation. You have to say, it will be have to evidence, 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 evidence. Everything you do has to have an evidence. Personal statement, not a small portion should be a co-curricular activities, letter of motivation and volunteering statements, but personal statement is more towards that, and then comes the main work that you about motivation of letter, exactly the work that you have to do in the beginning. That's my statement. जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप दोनों ने बात ठीक की है कि जो पीएचडी के लिए ज़रूरी है वो ज़्यादातर लेटर ऑफ मोटिवेशन या मोटिवेशन लेटर मांगते हैं कि व्हाई यू आर मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। दे विल नेवर एवर आस्क यू अबाउट योर पर्सनल स्टेटमेंट, बिकॉज वो लोग जो हैं जो आपको रिक्रूट कर रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं, वो एचआर जो है वो एक्सपर्ट हैं। फिर जो आपके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूट करने के क्या उसे कहते हैं, फ़िल्टर करने के लिए, उनको वो डिफरेंट स्किल्स के हामिल होते हैं। उनको पता होता है कि आपके राइटिंग स्टाइल में से आपकी स्किल्स को कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप ये अक्सर लोग मेंशन करते हैं आई एम वेरी मच मोटिवेटेड फॉर दिस पोजीशन। यार आप मोटिवेटेड हो तो शो करवाओ कि क्यों हो, ये ना बताओ कि मैं हूँ। डोंट टीच योर रिक्रूटर दैट यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ गुड फॉर दैम। तो इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स जो हैं वो मैं रिपीट करता हूँ।
ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहला डोंट जो है वो ये है कि आपने क्या नहीं करना लेटर ऑफ मोटिवेशन में या पर्सनल स्टेटमेंट में। डोंट रिपीट एनीथिंग दैट इज ऑलरेडी रिटन ऑन योर CV. Like, I have done this bachelor in science with this title of thesis, and don't do this. Just mention that I have done a bachelor from that university that gave me this knowledge. And then don't write your CGPA or final year project title. You have already presented in your CV. Don't repeat anything from your CV. I will repeat again, don't repeat anything from your CV. Then don't write a long story. कुछ भी हो जाए, आपने कभी भी लॉन्ग स्टोरी नहीं लिखनी। मैंने जैसे बताया, एक पैराग्राफ को ख़त्म करना है विद इन 5 to 6 और 7 8 सेंटेंसेज, नॉट मोर देन दैट। उसमें आपकी स्टोरी मेंशन होती है, दैट्स गुड पॉइंट, अदरवाइज डोंट मेंशन दैट। डोंट गेट इमोशनल कभी ना हो कि मैं इस PhD को लेके बहुत इमोशनल हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इनका यूज़ कम हो जाए, दुनिया में सस्टेनेबिलिटी आ जाए, मैं बहुत इस पर इमोशनल हूँ और आई कैन डू मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यार आप मेंशन करो लेकिन इमोशनल ना हो, ठीक है। डोंट कंप्लेन अबाउट योर कंट्री। If you have suffered, for example, you don't have library in your city, or you don't have schools in your city, don't complain about your country. Don't ever complain about your institute. आप मेंशन करो कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, उसको मोटिवेट करो, उसको बताओ कि फिर मैं क्या करता था, मैं साइकिल पे जाता था या जाती थी, मैं थोड़ा सा सफ़र करके जाता था, फिर पढ़ता था। तो ये चीज़ें मेंशन करो, ये कंप्लेन ना करो कि स्कूल ही नहीं था, ठीक है। आप इसे मेंशन करो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, वहाँ पे विलेज एरिया था हमारा, वहाँ पे स्कूल नहीं था, और या तो हमारे पास जो एसेस नहीं थी इंटरनेट की, तो हमने कैसे मैनेज किया, मैं लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से बुक्स लेता था। दैट यू कैन मेंशन। डोंट कंप्लेन अबाउट योर country, society or family or your institute. Don't push them to keep you. उन्हें कभी ना कहो कि, वो पंजाबी में एक मुहावरा होता है कि तेरी मेहरबानी मैनू रख ले। Don't say that. Don't push them that to keep you. Just show your skills and don't teach them to interpret that. How do you like to interpret them? For example, आपने एक सेंटेंस लिखा है, उसमें ये कभी भी राइटिंग स्टाइल में शो ना करवाएं कि मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसने मुझे ये स्किल्स दी हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मास्टर का थीसिस किया, मास्टर के थीसिस में मुझे ये स्किल मिली। यार आप देखो कि जब मास्टर का थीसिस टाइटल है, फॉर एग्जांपल आपने किसी बैक्टीरिया पे काम किया, तो जाहिर बात है आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल स्किल्स होंगी, तो आपने उस पर काम किया ना। तो ये मेंशन ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। फिर अगली चीज़ है, डोंट इम्प्रेस योर रीडर विद हार्ड टू अंडरस्टैंड वोकेबलरी। वो नहीं होंगे इम्प्रेस। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखते हो तो आप अक्सर प्रोफेसर्स को भी गूगल देखना पड़ जाता है, तो आप उनको फोर्स ना करो कि मोटिवेटेड इंग्लिश वोकेबलरी उठा के लिख के आओ, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो तो ज़रूर यार आप यूज़ करो, क्योंकि ये हम जो बता रहे हैं ये बिल्कुल स्पेसिफाइड है। फिर मैं कहूँगा कि डोंट रिपीट एनीथिंग दैट इज़ रिटन इन योर CV। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि रिपीट नहीं करना। डोंट राइट इन रैंडमाइज स्टाइल। मेक कनेक्शंस बिटवीन सेंटेंसेस, लाइंस एंड पैराग्राफ्स, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, डूज क्या क्या है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी जो है उसे जांचो कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, ठीक है। राइट समथिंग दैट दे डोंट नो अबाउट यू। You have written many things on your CV, you have written many things in your application, but write something in letter of motivation or statement of purpose that they don't know about you. Like, you don't know about you that you have some kind of management skill, or you have some kind of leadership skills, or you have some kind of innovative mind, creative mind, or you have some kind of photographic skills, or these skills that can be helpful in those in that project as well. शो दैम योर लीडरशिप स्किल्स। मतलब अगर आपने कोई चीज़ इनिशिएट की है या कोई चीज़ स्टार्ट की है, कोई चीज़ बनाई है, मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरा अपना जो ताल्लुक है बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से काफ़ी था, कुछ क्लब्स हमने स्टार्ट किए थे, उसके हम पाइनियर्स थे। तो ये चीज़ें जो है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उनको बहुत मोटिवेट कर देंगे, ये बंदे ने पूरा प्रोजेक्ट मैनेज किया है, ठीक है। फिर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, कैसे हैं कि आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की है, कोई वॉलंटियर वर्क किया, तो आप उसमें शो कर सकते हो। ये ज़्यादा ये भी नहीं कि सारी चीज़ें ही मेंशन करनी है, प्रायोरिटाइज करो जो उनको चाहिए, उनकी एडवर्टीजमेंट में चाहिए, ठीक है। फिर अपनी स्ट्रगल लिखो विद रिसर्च। ये ना लिखो कि मेरे पास फंड्स नहीं थे, मैं अपनी फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग नहीं करवा सका, या कि मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं परचेज कर सका। स्ट्रगल लिखो कि मैंने किया कैसे, उसे मैनेज कैसे किया, प्लान बी मेरे पास क्या था, ठीक है। अपनी बिग अचीवमेंट्स को शो करो, जो जो आपके पास बिग अचीवमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपने कोई अवार्ड विन किया, कोई आप किसी सोसाइटी के लीडर थे, या आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा लिखा जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है, ठीक है, या आप कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क आपने अरेंज किया है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अचीवमेंट वो लिखो जो आपकी नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट है, मतलब जो नॉर्मल बंदा नहीं करता।
नॉर्मल बंदा कभी भी ऐसी स्किल पे हाथ नहीं मारेगा जो आप में है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं और आप में क्या डिफरेंट है। अगेन वही चीज़ आ जाती है, नो योर सेल्फ, नो अबाउट यू देन राइट अबाउट योर सेल्फ। फिर अगेन सिंपल वर्ड्स यूज़ करके लिखो सारा कुछ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा गौर से देखो। उसमें सब कुछ मेंशन होता है, उन्हें क्या चाहिए आप उसको डिज़ाइन करके अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिख सकते हो। आई रिपीट कि एडवर्टीजमेंट को गौर से देखो, उसमें मेंशन होता है, ठीक है। देन read about the instruction that they have given on the advertisement, like they would have say like आपको letter of motivation लिखना, that would not be more than like 150 words or something, like 250 words, 500 words, 800 words, go with that, otherwise 1.5 page is enough। अभी ये भी नहीं है कि नैरो स्टाइल आपने कर दिया A4 पेज का, जो स्पेसिंग है वो आपने 1.1 से भी नीचे ले गए हो तो अपना टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मर्ज कर रहे हो। नहीं, ईजी टू रीड हो, फाउंट साइजेस ईजी टू रीड हो, ये भी नहीं हो कि आपने वो कोको कोला वाला फाउंट यूज़ कर लिया या कुछ और कर लिया, ठीक है। तो कीप इन माइंड दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो अभी हम चलते हैं जी एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप फातिमा और मिशाल, आप काइंडली बारी बारी बता दें कि पैराग्राफ की स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2-3 लाइन में। पैराग्राफ ये होना चाहिए, पहला वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, जस्ट टू समराइज। फातिमा हम आपसे स्टार्ट करते हैं प्लीज़। ओके, तो पहला पैराग्राफ बेसिकली आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपकी क्योंकि पहला पैराग्राफ आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, सो दैट शुड बी वेरी वेल रिटन और उसको अंदर क्लियर होनी चाहिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है टू अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी है उसको यू कैन डिवाइड इनटू जस्ट आइदर कि जैसे अमार ने पहले बोला कि आपकी मोटिवेशन कहाँ से शुरू हो रही है, बचपन से शुरू हो रही है या जहाँ से शुरू, अगर नहीं आपके पास कोई बचपन की या स्कूल लेवल की ऐसी एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद आइदर विद योर मास्टर्स और विद योर बैचलर्स। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका मास्टर है और 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो गो विद योर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट। उसके बाद आप मेन बॉडी में यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर एकेडमिक, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एंड योर एनालिटिकल टेक्निक्स और इस तरह की चीज़ें, आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो। और लास्ट पैराग्राफ में आपने सम अप करना है कि व्हाई you are important for them and why they are important for you, because it's always a mutual game। तो दोनों चीज़ों को आपने कवर करना है in your last paragraph। तो first and last paragraphs are very important because sometimes they just go, वो पहला और आखिरी पैराग्राफ रीड करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मोस्टली बॉडी में आप अपनी सीवी ही एलेबोरेट कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं रीड करते पूरा मोटिवेशन लेटर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस पहले और आखिरी पैराग्राफ पे करना चाहिए जी इन माय पॉइंट ऑफ जी व्यू। जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके रीडर की जो अटेंशन है उसे अरेस्ट करेगा, वो बांध के रखेगा कि वो अगला पैराग्राफ पढ़े। अगर आपका राइटिंग स्टाइल इतना बोरिंग है, आप सीधा लिखते हैं आई एम शोइंग माई इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, भाई उन्हें पता है आपने डॉक्यूमेंट ही इसीलिए भेजे हैं। वाई यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू शुड राइट समथिंग दैट शोज योर मोटिवेशन अबाउट दिस पोजीशन, ठीक है। तो वो आप लिखो। फिर इसमें चीज़ आ जाती है कि जो लास्ट पैराग्राफ है वो बताता है कि आपके गोल्स क्या हैं। आप एंडेवर्स अपने 5 साल के गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स को आप मर्ज करके वहाँ पे लिखते हो, जो हेल्प करता है रीडर को आपको एसेस करने के लिए। जी मिशाल, आप क्या कहेंगे इस पर? जी एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूं तो 3 मेन चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, लेकिन उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होता है। सो इफ आई कीप इट शॉर्ट, वही बात, आपकी बात मैं रिपीट करूंगा, यॉन इफेक्ट नहीं आना चाहिए रीडर को। अगर रीडर को यॉन इफेक्ट आ गया तो ही विल प्रोबब्ली नॉट इवन नीड द सेकंड पैराग्राफ, टू बी ऑनेस्ट। सो क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड रीजन अप्लाई करो, and in the beginning write what your academic background, you can write in the second paragraph background about the achievements that are different from the others, that make you stand out for that specific project. The third paragraph should be your the motivation, कि क्या होना चाहिए, आपकी क्या willingness है, आपकी क्या, किस वजह से आप PhD करना चाह रहे हैं या मास्टर करना चाह रहे हैं। आपका फोर्थ पैराग्राफ होना चाहिए आपका करियर पाथ के बारे में, कि आपका क्या है आइडिया फॉर द प्रोग्राम, आपका किस तरह आप बेनिफिट करेंगे और क्या फ्यूचर करियर पाथ होगा। और यहाँ पे आप अपने पब्लिकेशंस को, या फिर आप, अगर आपके पास नहीं है पब्लिकेशंस, तो अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ आप डेफिनेटली डालना, फिफ्थ पैराग्राफ, अपने को करिकुलर, लीडरशिप स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, इनके बारे में जरूर डालना। ये मस्ट है, ये होना चाहिए।
इस पे ज़रा अगर आप फोकस नहीं भी करते, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मोटिवेशन। एंड इन द एंड, as everybody says, Fatma and Amar said, introduction is the beginning, but remember, conclusion is also very important. ये कहना नहीं है कि conclusion को बस खत्म हो गया, introduction सब कुछ था मेरा, मैं हो गया मेरा काम, नहीं नहीं नहीं। conclusion में आपको summarize करना है, link करना है again with introduction, और restate करना है कि आप क्या साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प पहुंचा सकते हो, आप किस तरह एक चेंज लाओगे इस प्रोजेक्ट में फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस। यस, थैंक यू। जी बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट पैराग्राफ जो कंक्लूजन का है, इसमें इंपॉर्टेंट इस वजह से है ये, क्योंकि जब अपना कंक्लूजन लिखते हो आप बताते हो कि मैं अगले 5 साल में करना क्या चाहता हूँ, तो उसमें या तो आप बताते हो कि मैं एकेडेमिया ज्वाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पीएचडी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ अस वी आर गोइंग टुवर्ड्स एकेडेमिया लाइक प्रोफेसर्स और अदर पोजीशंस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो आप उसमें मेंशन करो, अपने गोल्स मेंशन करो, ठीक है। या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहते हो, या इंडस्ट्री कम एकेडेमिया सेंटर्स का कोलैबोरेट करवाना चाहते हो, ठीक है, या साइंस कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, मतलब क्लियरली मेंशन करो बेस्ड ऑन दैट पोजीशन। ये भी नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप सीधा लिख दो कि मैंने ये पीएचडी करके बाद में फोटोग्राफर बनना है। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दैट एडवर्टीजमेंट दैट दे हैव शोन यू। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ लोग अभी एंड पे टेम्पलेट्स भी मांगेंगे, हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, नाम देंगे जो फातिमा ने शो करवाया, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे उसका नुकसान क्या है, उसकी एग्जांपल मैं अयाज खान का एक लेक्चर है उससे दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप हैरी पॉटर मूवी देख लेते हो ना, तो बाद में आप बुक पढ़ते हो, तो हैरी पॉटर मूवी के जो करेक्टर्स आपके माइंड में बसे हुए हैं ना, वही रहने। आप में बुक में अगर कोई नया करेक्टर आ भी गया, आपको समझ नहीं आनी उसकी। तो कीप इन माइंड कि इफ़ यू राइट अबाउट योर सेल्फ विद इन योर वर्ड्स, विद इन योर क्रिएटिविटी, यूजिंग योर ओन माइंड सेट एंड एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर सेल्फ, that will be a best motivation letter rather than choosing someone's and then just copy it and pasting it. So कभी भी किसी से डिमांड ना करें कि टेम्पलेट क्या होता है। हमने इसमें सारा कुछ कवर कर दिया है। अगर फातिमा कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ कीजिएगा। मैं सिर्फ ये पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी का मोटिवेशन लेटर पढ़ना भी है या वेब से भी लेना है, तो अपना लेटर लिखने के बाद पढ़िए, कभी भी पहले मत पढ़िएगा, क्योंकि फिर वही बात है, जिन्होंने बुक पहले पढ़ी होती है और मूवी बाद में देखी होती है, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इसलिए पहले अपना लेटर लिख लें, उसके बाद यू कैन सी सम एग्जांपल्स, इफ नॉट रिकमेंडेड, बट इफ यू आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और आपको कोई नहीं मिलता जो आपका पेपर आपका रिव्यू कर सकता है, आपको कोई सीनियर नहीं पता या आपको नहीं मिलता, और आपके पास सिर्फ वेब ही है टू हेल्प योरसेल्फ, तो हमेशा अपना लेटर लिखने के बाद पढ़ें, और फिर उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज बेटर ये है कि गो फॉर रिव्यूज। ठीक है, अभी हम कुछ मिनट्स में क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। मैं आखिरी टिप आपको देता जाऊँ यहाँ पे, वो ये है कि कभी भी किसी का मोटिवेशन लेटर कॉपी ना करें। एक, कुछ भी रिपीट ना करें जो आपकी सीवी में है। दो, पहले अपने आप को जानें, फिर अपने आप को सेल करें। तीन, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट करें, रीड करें, फिर लिखें, फिर रीड करें, अपनी मिस्टेक्स निकालें, 4-5 दिन बाद फिर उसे देखें, फिर 5 दिन बाद देखें। ये ना हो कि आपने एक दिन में मोटिवेशन लेटर लिखा और दैट्स इट, ये फाइनल हो गया और किसी को भेज दिया देखने के लिए। नहीं, आप उसे खुद देखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करें, ग्रामरली आजकल अवेलेबल है वो चेक करें उस पर, और डिफरेंट अदर जो है सेगमेंट्स उसमें आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ। आप कोई लास्ट टिप देना चाहें तो काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। मशाल, आप दीजिएगा कोई लास्ट टिप पहले। यही बात आपने जो रिपीट किया, लेकिन याद रखें, प्रूफ रीड। अगर आपको कभी-कभी आपको लगता है कि आपने 100 टाइम्स प्रूफ रीड कर लिया है, लेकिन एक दूसरा बंदा उसकी इसमें से डायरेक्टली गलती निकाल लेता है, एंड आप कहते हो ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो इट्स लाइक दिस, दैट मेक श्योर दैट अदर्स कैन रीड इट एज़ वेल, एंड देयर ओपिनियन विल मैटर टू यू, एंड फ्रॉम एकेडेमिया, फ्रॉम योर रिसर्च एंड फ्रॉम योर नॉन रिसर्च। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो ये मुझे लगा कि हम इस पे भी मैं, बाकी हमारा आपने सारा कुछ एक-एक चीज़ को बता चुकी हैं। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा था कि ये प्लीज़ इसको भूलना नहीं आप लोगों ने। जी फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, लास्ट टिप कोई? वैसे तो सारी टिप्स कवर हो गई हैं, एक जस्ट लास्ट टिप ये है कि इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट योर ग्रामर एंड योर इंग्लिश, यू कैन यूज टूल्स लाइक ग्रामरली विच आर इजीली अवेलेबल। गो फॉर दैट फर्स्ट बिफोर पोकिंग समबडी। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रामरली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम करती है। इसमें काफ़ी पंक्चुएशन मिस्टेक्स होती हैं और ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का बड़ा रोल आता है। तो आप काइंडली पहले वो चेक कर लीजिएगा जिस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश को कैसे वो देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसको माइंड में रखें। अगर आप यूएस वगैरह में अप्लाई करें तो आप अमेरिकन इंग्लिश को लेके चलिएगा। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश दोनों साइड पे बिल्कुल भी नहीं चल रही फ़िलहाल, वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है।
तो अभी हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं काइंडली अगर वो यहाँ पे पेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, वी विल ट्राई टू आंसर यू। यू हैव 5 मिनट्स टू पेस्ट योर क्वेश्चंस हियर एंड वी विल हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी और टी मीनवाइल एंड देन वी विल कम बैक। स्टे ट्यून विद अस। अपने क्वेश्चंस जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लो CGPA को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जी फातिमा, आप स्टार्ट कीजिएगा, शॉर्ट आंसर रखिएगा ताकि हम ज़्यादा टाइम ना लें। जी आप अपने लो CGPA को डिफेंड कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद इट, या आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी लो CGPA की रीज़न, और आप अपनी मोटिवेशन प्रूव कर सकते हो विद सर्टेन एग्जांपल्स एक्स्ट्रा करिकुलर से या प्रोफेशनल लाइफ से। तो ये 2 पॉइंट अगर आप मेंशन कर दो तो लो CGPA इतना मैटर नहीं करेगा जी अगर आप विशाल, आप क्या जस्टिफाई कर कहते दो। हैं? यही जी जी बात है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो या आपके पास कोई पेपर हो, पब्लिकेशन हो या पब्लिकेशन नहीं है, आपके पास आपकी मोटिवेशन हो, या फिर आप को एक्टिविटीज में ज्यादा हो, या मे बी समटाइम ऐसा होता है कि आपकी कोई फील्ड ऐसी होती है जिसमें आप फील्ड से स्विच कर रहे होते हो और आप फील्ड में लो GPA होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपकी मोटिवेशन इस फील्ड में ज्यादा ज्यादा है एंड आप ज्यादा इसमें आगे जा सकते हैं। दैट्स इट, इजीली। अभी इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना लोग समझते थे पहले। जी हम 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चंस के आंसर 2-3 मिनट में दे के हम फिर स्टार्ट करेंगे कि आपने ईमेल कैसे लिखना है। मैं चाह रहा था कि पहले ये वाला टॉपिक जो है लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे कंप्लीट करें, फिर हम दूसरी तरफ जाएं। तो काइंडली स्टे विद अस, विद इन लाइक 3 to 4 minutes वी विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल फिनिश आंसरिंग योर क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईमेल्स। जी तो अगला क्वेश्चन ये है कि ओके सभी ने जो है ईमेल से रिलेटेड पूछा हुआ है। आप काइंडली ये बताएंगे कि ईमेल सबसे पहले ज़रूरी है मैरी क्यूरी पोजीशंस के लिए? आप फातिमा क्या कहेंगी, मैरी क्यूरी में अगर कोई हाँ, पोजीशन आती है ईमेल लिखना ज़रूरी है पहले या नहीं? जी ईमेल लिखना आपके लिए मेरी क्यूरी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन थ्रू ईमेल सबमिट करवाते हो। देर आर टू वेज, आइदर यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन अ पोर्टल जिसमें आपको अपलोड करनी है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, और यू हैव टू ईमेल टू समवन इन द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो वो ईमेल कैसे करनी है वो फिर हम जब डिस्कशन आएगी तो हम इस पे बात कर लेंगे। ठीक हो गया। मिशाल, आप क्या कहते हो इस बारे में? यूजुअली मैंने तो आज तक कभी इस तरह ईमेल नहीं किया। पोर्टल नहीं था, पोर्टल में अपलोड किया, and उसके बाद ईमेल तब किया जब फर्स्ट फर्स्ट बैरियर क्रॉस हो गया था, सिलेक्शन का फेज चल रहा था, तब आप ईमेल करते हो अपने प्रोफेसर के साथ कि क्या किस तरह प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। उससे पहले इनिशियली वो फिर प्रोफेसर की अपनी फंडिंग होती है, वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करते हो थ्रू ईमेल। वो फिर आप फातिमा आपको डिस्कस करेंगे इसको। और इसमें आप ये बताइए कि आपके पास अगर पब्लिकेशन है और CGPA लो है, क्या ये चीज़ एज देती है? और क्या पब्लिकेशन को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेंशन करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? जी फातिमा, आप स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली अगर आपका CGPA कम है लेकिन आपके पास पब्लिकेशन है तो आपको एज मिलेगा, क्योंकि रिसर्च राइटिंग या पब्लिकेशन एक PhD की रिक्वायरमेंट, मतलब ड्यूरिंग PhD यू हैव टू पब्लिश। तो अगर आपकी ऑलरेडी पब्लिकेशन है तो यू आर प्रूविंग कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एज अ प्रोजेक्ट अपने मोटिवेशन लेटर में इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन शुरू एज अ प्रोजेक्ट होती है जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि यू पब्लिश दैट इन अ इंटरनेशनल जर्नल। और उसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपकी राइटिंग स्किल्स और या आपका जो भी बहुत सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो उसमें, मेथडोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है आपको इन योर सिलेक्शन इवन ठीक विद हो द गया। लो GPA। जी मिशाल, आप क्या कहते हैं इस बारे अगर में? मैं कहूंगा तो बिल्कुल वही फातिमा ने जो कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस जर्नल होता है लेकिन वो फील्ड से, आपके टॉपिक से कोई लिंक ही नहीं है उसका, और आप फिर क्यों मेंशन करोगे उस चीज को? आप कर सकते हो कि आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है, लेकिन आप लिख सकते हो पेपर, लेकिन एग्जैक्टली उसको फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट कि पेपर है या नहीं है। तो इस पे आप देखेंगे किस तरह वो प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। अगर कंप्लीटली लिंक नहीं है, आप कंप्लीटली बायोलॉजी साइड पे आपने किया और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो, हाँ। तो कैसे आप एग्जैक्टली लिंक करोगे? फिर मुझे तो समझ नहीं आती कि लिंक करना चाहिए कि नहीं। अच्छा, हमारा फिर मुझे एक बात बताएं, आप दोनों की टू बी फ्रैंक कोई पब्लिकेशन थी जब आपने मैरी क्यूरी PhD के लिए अप्लाई किया? मेरी एक पब्लिकेशन थी, हाँ। मेरी एज अ फर्स्ट ऑथर कोई पब्लिकेशन नहीं थी। मेरी सिर्फ एक थी। मेरी मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया। लेकिन वही बात आती है कि आपकी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इवन के मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि मेरे पास आइट्स नहीं था, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ आइट्स रिक्वायर नहीं करते लेकिन कुछ करते हैं। अगर आपके पास है तो आपको एज मिलता है।
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइट्स ज़रूर करें अपनी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करने के लिए। सेकेंडली, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके इंटरव्यू में आपका आइट्स जो है वो एक्सेस करते हैं। इसी तरह पब्लिकेशन जो है आपके पास है नहीं है, आप अपने आप को मार्केट ऐसे करो कि वो पब्लिकेशन का सोचे ही ना, वो कहें कि ये बंदा परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। जी फातिमा, आप क्या कहना चाह रही थी इसमें? मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाहती थी कि अगर लेट्स से आपकी कोई पब्लिकेशन है जो कि डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, एक लाइन के अंदर जस्ट टू शो दैट, अगर जर्नल इंटरनेशनल है और हाई इम्पैक्ट फैक्टर, जस्ट टू शो दैट कि यू हैव राइटिंग स्किल्स, यू कैन मेंशन इट। और कैसे मेंशन करेंगे? मेरी सजेशन जो है वो ये है कि आप पब्लिकेशन का पूरा टाइटल ना लिखें, आप बताएं कि आई हैव वन पब्लिकेशन, दैट्स इट। क्योंकि आपने सीवी में मेंशन कर दिया हुआ और उसका डीओआई लिंक जो है वो आपने दे दिया है, तो क्यों यार आप अपना टाइम वेस्ट करें? हाँ, अगर कोई स्किल्स उससे रिलेटेड है तो यू कैन शो दैट लाइक वी हैव डन दिस काइंड ऑफ रिसर्च वर्क दैट शोज आवर स्किल्स इन दैट काइंड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट दैट गिव मी एन एज ओवर अदर एप्लीकेंट्स और समथिंग लाइक दैट। दो जी बातें जी मैं ऐड करूंगा बहुत स्पीड में। वो ये कि अगर आपके पास, बिल्कुल सही बात की आप दोनों ने, लेकिन अगर ऐसा पब्लिकेशन है, कोई आप थर्ड या फोर्थ ऑथर हो, वो कोई कॉन्फ्रेंस है छोटा मोटा सा, फिर क्या जरूरत है आपको उसको टाइम जाया करने की? दूसरा, आप, they are expecting that you're an early stage researcher. They don't expect any publication from you. यस They only expect lots of publications when they want for a postdoc application. जी पीएचडी के लिए, इवन एमएस पीएचडी के लिए वो नहीं एक्सपेक्ट करते। अगर हो अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन बस समझे कि पेपर नहीं है, आप, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग चांस इफ योर स्किल्स आर गुड, इवन इफ योर जीपीए इज नॉट, योर अदर स्किल्स विल कवर दैट पोर्शन फॉर यू। और एक चीज मैं इसमें ये मेंशन करती हूँ कि इस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन मैं बगैर पब्लिकेशन के मोनाश के अंदर पीएचडी विद स्कॉलरशिप सिक्योर कर चुकी हूँ। सो डोंट वरी अगर आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, डोंट गेट डिसहार्टेड। जी जी बिल्कुल। Thank you so much for both of you for this session about letter of motivation and statement of purpose. Now we will move towards email to professor. और कुछ यहाँ पे थोड़े से irrelevant questions आ रहे हैं कि आइल्स चाहिए नहीं चाहिए। भाई ये जो सेशन है this is just about letter of motivation and statement of purpose. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम गाहे बगाहे उसको देख के आपको आंसर करते रहेंगे। Now we will move towards email to professor, how we can write an email and where we have to write an email. First of all, I would like to ask you, Fatima, कि मैरी क्यूरी पीएचडी रिसर्चर्स को क्या ज़रूरी है कि प्रोफेसर्स को पहले अप्रोच करें, या पोस्ट एडवर्टाइज होने के बाद आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है? जी सिर्फ आई थिंक आप अप्लाई करें, दैट्स इनफ आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट। जी, आप क्या कहते हैं मिशेल? बिल्कुल जी, ऑनेस्टली मुझे तो ये कहा गया था कि आप अप्रोच ही ना करें जब तक आपका कुछ खुद, वो आपको, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन यू दे विल कांटेक्ट यू देमसेल्व्स। बुरा लगता है इस तरह आपको वक्त से पहले अप्रोच करना, मेरे हिसाब से। एंड हमें कहा गया था इंटरव्यू में एक्चुअली ये चीज मेरे टाइप की। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैरी क्यूरी के काफ़ी पोजीशंस आ रही हैं जो प्रोजेक्ट विन कर चुके हैं काफ़ी प्रोफेसर्स, तो उनसे रिलेटेड लास्ट सेशन में हमने काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि आप कैसे उन्हें मतलब अप्रोच कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने ईमेल कैसे लिखना है उसे अप्रोच करने के लिए, उन्हें अप्रोच करने के लिए, ये आज हमें फातिमा बताएंगी। पहले जी फातिमा स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं कुछ चीज, मतलब बिफोर गोइंग इनटू द एग्जांपल, मैं एक चीज ये मेंशन कर सकती हूँ कि अगर जिस तरह एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो हम ईमेल्स लिखना स्टार्ट करें या ना करें। यूजुअली द होल प्रोसेस कैन टेक अप टू 3 to 4 months ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। तो अगर आपको लगता है, अगर आपके लेट्स से 2 months रह गए हैं टू ग्रेजुएट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो लिखना, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड अगर आप गैप नहीं चाहते हो अपनी मास्टर्स और पीएचडी में। सेकेंड ये चीज़ें हैं कि ईमेल बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड एन ईमेल मोर देन 12 लाइन्स। तो 12 लाइन्स के अंदर आपने ईमेल लिखनी होती है किसी भी प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता, दे आर वेरी बिजी पीपल, वो पूरी ईमेल नहीं रीड करेंगे। और प्लस आप अपनी सीवी अटैच करते हो ईमेल में, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप अपनी सीवी पूरी ईमेल के अंदर एक्सप्लेन करो, एंड इट्स नॉट योर मोटिवेशन लेटर, इट्स एन ईमेल। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो डिटेल्ड ना हो। हमारा, अगर आप मेरी एग्जांपल स्क्रीन पे ले आए, आई एम नॉट श्योर कि आप इट्स विजिबल और नॉट राइट नाउ, तो मैं very briefly या इट्स विजिबल नाउ। on its ओके। और अगर आप देखें इस ईमेल को, जब मैंने स्टार्ट किया, ये एक ईमेल थी टू अ प्रोफेसर इन मोनाश। तो आपने सबसे पहले अपने फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सिर्फ ये बता देना है कि आप करंटली क्या कर, आप हो कौन और आप इस वक्त कहाँ पे और क्यों हो। और उसके बाद आपने ये जरूर लिखना है कि आप इस
प्रोफेसर को ईमेल क्यों कर रहे हो? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेसर इन दिस वर्ल्ड, आपने इसी को क्यों ईमेल किया? तो यू हैव टू लिंक इन 2 लाइंस वेरी ब्रीफली कि आपने उसको स्टडी किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर राइटिंग एन ईमेल यू हैव टू स्टडी द प्रोफेसर, उसका जो रिसर्च ग्रुप है, उसके जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं, उसका जो रिसर्च एरिया। और अगर आपको ये लगता है कि आप उसका रिसर्च एरिया आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता है तो आप ईमेल लिखो, नहीं तो ना लिखो। प्लीज डोंट बग प्रोफेसर जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है विद ईमेल्स। कोई फायदा नहीं होगा उनको, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि मोर और लेस दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड। अगर आपकी एक दफा रेपुटेशन खराब हो जाए तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। दूसरी चीज ये है कि आपने उसको स्टडी कर लिया, अब आपने ईमेल सिर्फ ऐसी लिखनी है जिसमें आप उसको अटेंशन को अट्रैक्ट कर सको कि वो आपको आइदर रिप्लाई करें या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। तो आपने सिर्फ वो मेंशन करनी है चीजें कि अगर आपने उससे कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वो वाटर ट्रीटमेंट का बंदा है तो आपने उससे कहा है कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट तुम्हारे साथ अलाइन करते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ ये मेंशन कर दो कि किस तरह आपके रिसर्च इंटरेस्ट या आपका बैकग्राउंड उससे करता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने एक बंदे को अप्रोच किया था जो मेम्ब्रेन्स में काम कर रहा था। मेरे प्रोजेक्ट का मेरे मास्टर्स का टाइटल ही मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग है, तो मैंने उस चीज को कैश करवाया और मैंने सिर्फ वो मेंशन किया और मैंने उसको बोल दिया कि बाकी सारी चीजें मेरे रिज्यूमे में है और मैं आपसे ऑन अ फोन कॉल या ऑन अ स्काइप कॉल बात करना चाहती हूँ। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की कि आपने ये प्रोजेक्ट किया, आपने वो प्रोजेक्ट किया, क्योंकि आपकी सीवी में सब मेंशन है और ईमेल इज जस्ट अ स्टेप टू, और उसका आपके सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसका सिर्फ इस चीज से ताल्लुक होता है कि आपको प्रोफेसर के साथ बात करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। दैट्स इट। तो यही पर्पस है। अब बात करते हैं कि मेरी क्यूरी के अंदर आपको ईमेल करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी है वया एन ईमेल, तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को, यूजुअली इट्स अ गुड थिंग कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल के अंदर कंबाइन कर दो। इजीली आप गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट से जाके आप अपनी कंबाइन कर सकते हो, एक अटैचमेंट के अंदर आपकी सारी फाइल्स कंबाइन हो जाएंगी। फातिमा, सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं जब आपने अप्लाई करना होता है, तो उन इंस्ट्रक्शन को देखें। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक ही पीडीएफ फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख के फिर हमें भेजें। तो फातिमा उसके बारे में बात कर रही हैं कि आपने गूगल पे जाके वो एक पीडीएफ बना लेनी। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कंबाइन करें एक फोल्डर और वो हमें सेंड कर दें। तो आपने उसकी जिप फाइल बना लेनी है, सिंपली उसे ना कंप्रेस कर लेना एक फोल्डर के अंदर। जी फातिमा, कंटिन्यू कीजिए। एग्जैक्टली ये इम्पोर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली दी गई हैं तो उनको फॉलो किया जाए, अगर नहीं दी गई तो मैं एक जनरल रूल के तौर पर मैं बता रही हूँ। और तीसरी चीज ये है कि आपने बस ब्रीफली ये लिखना है कि आई एम दिस पर्सन and I am doing this, I am applying for this project, please find my application attached. That's it. इसके अलावा आपको ईमेल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी ईमेल नहीं, हो सकता है प्रोफेसर ईमेल पढ़े ही ना, वो रिक्रूटर एचआर के यूजुअली लोगों के पास ईमेल्स जाती है, इसलिए आपको ईमेल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको कट करके दोबारा बोलना चाहूँ, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये सोच के अप्लाई करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली सुपरवाइज़र के पास जा रही है या रिक्रूटर के पास जा रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़िल्टर लगा होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि हाँ इस बंदे की डिग्री मास्टर कंप्लीट है, क्योंकि उन्होंने अपने फ़िल्टर रखे होते हैं कि अगर किसी की मास्टर डिग्री कंप्लीट है, किसी का एक पब्लिकेशन है या नहीं है, या किसी के पास फलां स्किल्स हैं, या उसके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं, ये सारे उनके फ़िल्टर्स होते हैं। तो वो एचआर या एक मैनेजर होता है प्रोजेक्ट का, या मैनेजर होती है, उनके पास आपकी एप्लीकेशन जाती हैं, वो स्क्रीन आउट करते हैं, फिर फर्दर आगे प्रोफेसर को भेजते हैं। तो जैसे फातिमा ने कहा कि सिर्फ एक लाइन में बताएं कि मैं ये इस पोजीशन के अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये मेरी एप्लीकेशन है, दैट्स इट। और अगर आपको लेट से कुछ कंफ्यूजन है अपने एडवर्टाइजमेंट पर, या आपको कोई चीज समझ नहीं आई, तो एक कॉन्टैक्ट ईमेल वहां पे लिखी होती है, तो वो भी यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की होती है, वो कोई सुपरवाइजर की या रिक्रूटर की नहीं होती। तो बहुत डिसेंट लैंग्वेज में स्टार्टिंग लाइन के बाद डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ के ईमेल कर दें। डोंट राइट extraordinarily long emails if you need to. वैसे यूजुअली मारी क्यूरी के जितने भी प्रोजेक्ट एडवर्टाइज होते हैं दे आर क्वाइट क्लियर, और 80 to 90% केसेस में ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली पोर्टल पे चीजें अपलोड करनी होती हैं।
जी अब आई थिंक हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं, अगर ईमेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो वी कैन। जी मिशेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ईमेल्स के बारे में? जी यही बात है कि अगर अगर हम स्पेसिफिकली फंडिंग के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल जस्ट नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर साउथ कोरिया, लाइक चाइना, दे पीपल हैव टू ईमेल द प्रोफेसर्स, और बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, लेकिन मैरी क्यूरी के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, पोर्टल में आपको अपलोड करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट फेज में जब आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं, तो फिर आपको वो एक पेपर देते हैं पढ़ने के लिए, और उस पेपर के पे आपको प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, यही प्रोसीजर है। तब आप थोड़ा थोड़ा आप डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हो सुपरवाइजर के साथ, जो पोटेंशियल सुपरवाइजर होता नहीं आपको उस टाइम पे, आप मत समझे कि आपका काम हो गया, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत फॉर्मली उनसे मीट करना होता है, आपको कंसाइज रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना होता है, वो तब जाते हैं जब आपका पीजी स्टार्ट हो जाए। यही मेरा फीडबैक था। जी बिल्कुल, आप दोनों की जो ईमेल से रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन आपने बताई बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ईमेल की टाइप्स हैं। जैसे फातिमा ने आपको बताया कि कुछ ईमेल्स हैं जो सिर्फ आपने कम्युनिकेशन के लिए करनी होती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और कैसे सबमिट करवाने हैं। कुछ ईमेल्स हैं जो डायरेक्टली सुपरवाइज़र से रिलेटेड होते हैं। मैं इसकी तरफ थोड़ा सा आता हूँ कि आपने ईमेल कौन सी कैसे लिखनी है। सबसे पहली चीज़, ईमेल की टाइप देख के, क्या आप अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए ईमेल कर रहे हैं? तो जैसे फातिमा ने कहा कि सिंपल एक लाइन में लिखें, यू कैन फाइंड माई अटैच्ड एप्लीकेशन within this email, or you can find the application attached here with, ठीक है। तो उसमें रिकार्ड्स में आपका नाम और सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर दूसरी ईमेल होती है कि जब आपने प्रोफेसर से करस्पॉन्डेंस करनी होती है, ठीक है, सिर्फ प्रोफेसर को रीच आउट करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, उस ईमेल में जो चीज़ें आपने डिफाइन करनी वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ईमेल्स। उसमें आपने क्या करना है, कभी नहीं लिखना कि यार प्रोफेसर से सीधा आप पूछ रहे हैं कि आपके पास पीएचडी पोजीशन है। ओ भाई होगी तो वो जाहिर बात है वो एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। तो कुछ प्रोफेसर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ईमेल का वेट कर रहे होते हैं ताकि उनको बहुत सारी जो पीएचडी एप्लीकेशंस हैं उनको स्क्रीन आउट ना करना पड़े, इंटरव्यूज़ ना कंडक्ट करने पड़े, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम क्या करते हैं, पीएचडी फ़ौरन पूछने लग जाते हैं आपके पास पीएचडी पोजीशन है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई एम रियली मच वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, डोंट एवर आस्क अबाउट दिस। फिर क्या करें आप, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने क्या किया। जैसे हमने बताया आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन में कि पहले 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ जो हैं, आपने क्या करना है, 3 से 4 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, और उस जो लैब में काम हो रहा है, आफ्टर रीडिंग द रिसर्च प्रोफाइल ऑफ दैट प्रोफेसर और द प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन दैट लैब, गोइंग ऑन इन दैट लैब, उनको पढ़ने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी, ये ईमेल लिखनी है 3 to 4 लाइन्स। फिर आपने बताया कि अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज़ है, कोई फंडिंग ऐसी जो उस कंट्री में अवेलेबल हो, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच दैट आउट, ठीक है। फिर आपने सिर्फ अपनी सीवी जो अटैच कर देनी, ज़्यादा उनको कहानियाँ नहीं डालनी, क्योंकि एक प्रोफेसर को मिनिमम कोई 5 से 7 ईमेल्स रोज़ाना आती होंगी जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा। कभी उनसे ये ना पूछें फर्स्ट ईमेल में कि पीएचडी पोजीशन है या फंडिंग है, या ये ना बताएं कि फ़लाँ पीएचडी पोजीशन आई थी मैं उसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं। आप सिर्फ करस्पेंडेंस करें। अगर वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो तो वो आपको खुद कहेगा कि ठीक है हमारे पास फ़लाँ फंडिंग है, आप अपनी एप्लीकेशन ये रूट के थ्रू हमें भेज दें। तो दैट्स द बेस्ट वे टू राइट एन ईमेल। और जो कंटेंट्स बताए हैं फातिमा ने, वही मैं रिपीट करूँगा कि अपना 6 से 7 लाइन या 10 लाइन्स में आप अपने आप को मेंशन करें। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि डियर सर या मैम लिख देते हैं। वो आगे से क्या होता है, या बंदा होता है जिसको हम मैम लिख देते हैं, या बंदी होती है जिसे हम सर लिख देते हैं। तो काइंडली चेक कर लें, अदरवाइज सिर्फ प्रोफेसर और उसका नाम इनफ है। कुछ कंट्रीज़ में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का भी चक्कर होता है, तो बेहतर ये होता है प्रोफेसर का लास्ट नेम मेंशन करें, डियर प्रोफेसर और लास्ट नेम। तो ये वो चीज़ें हैं। गूगल एक एक सिर्फ आपने नाम उठाना है, टाइप करना है, इंटर करना है, उस बंदे की A to Z डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो कभी भी रेंडमाइज ना करें अपनी ईमेल को, और सिंपली ये चीज़ें देखें। और याद रखें कि इस टाइप में पहला काम आपकी ईमेल का सिर्फ पेश करना है, प्रोफेसर के साथ क्रॉसपेंडेंस करनी है, ना कि उससे फंडिंग गेन करनी है, ठीक है। तो हो सकता है वो 2 दिन बाद रिप्लाई करे, 1 वीक के बाद करे, तो आपने इन चीज़ों को अपनी नज़र में रखना है। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है कि हमें क्या एक ही यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी चाहिए एक ही मतलब पीएचडी फंडिंग के लिए या नहीं? जी फातिमा, आप क्या कहती हैं? मैं ये अगर आप एक ही ग्रुप में एक ही पोजीशन के लिए एक ही बंदे को ईमेल करो, डोंट गो फॉर मोर देन वन पीपल फॉर द सेम ग्रुप। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप में काम कर रही हूँ और 5-6 लोग हम उस ग्रुप में हैं, मुझे कोई पोजीशन आती है तो हम सब उसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं टू रिक्रूट द पर्सन। तो जस्ट ईमेल द वन पर्सन हु यू थिंक इज द मोस्ट रेलेवेंट। और उसका तरीका ये है कि आप ग्रुप के ऊपर जाके रिसर्च करो और देखो कि किस की प्रोफाइल प्रोजेक्ट की प्रोफाइल के साथ सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। मोस्टली वही इंसान आपके साथ सबसे ज़्यादा डील करेगा।
और अगर जब दूसरी बात यह है कि सेम यूनिवर्सिटी में डिफरेंट ग्रुप्स के प्रोफेसर को आप ईमेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप करो, बट फिर सेम ईमेल मत भेजो। डू वर्क ऑन योर ईमेल्स, राइट इट डिफरेंटली। मिशाल आप क्या कहेंगे? मिशाल आप क्या कहेंगे इस अगेन पर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बिकॉज आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है आप किस फंडिंग के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपने एक ही ईमेल 3-4 ग्रुप्स में भेजनी है सेम यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और क्या फिर मुझे तो फिर समझ नहीं आती। ज्यादातर जब मैं करता था या फिर मैंने जब किया था बहुत पहले, तो यूजुअली इफ देयर 2 or 3 supervisor and you don't know which one is the exact one to apply to, just put the other 2 in CC, that's it. And all of them will get it, and the one that replies to you will be the one that you will be in contact with for the future. So इस तरह रखें, डरे मत, लेकिन again never same email to 2 professors. No, this just ruins your image, not of yourself but of your country as well. बिल्कुल Remember. बिल्कुल। Yeah. और अगला एक क्वेश्चन भाई का है कि राना हमज़ा खालिद का, कि हमें मैरी क्यूरी पोजीशन पे काफ़ी जगह जाना पड़ता है, मोबिलिटी होती है भाई। मैरी क्यूरी पोजीशन से रिलेटेड हमारी 3 से 4 सेशन और वीडियोस पहले ही अवेलेबल हैं, काइंडली वो देख लीजिएगा तो आपको सारी इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। फिर एक और ईमेल है कि आई एम डूइंग थीसिस, कैन आई एबल टू मेल प्रोफेसर एंड आफ्टर 2 months आई गॉट माई ट्रांसक्रिप्ट। मतलब उसका कहने का मेरे ख्याल से ये है कि हम ट्रांसक्रिप्ट मिलने से पहले ईमेल कर सकते हैं, मतलब मास्टर्स ख़त्म करने से पहले ईमेल कर सकते हैं फॉर पीएचडी और नॉट। जी कौन आंसर देना चाहेगा पहले? बिल्कुल, आप डेफिनेटली ईमेल कर सकते हो। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट। उसमें जितने कोर्सेज आप वैलिडेट कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आप अभी जो अपना मास्टर थीसिस कर रहे हो लेकिन पहले 3 सेमेस्टर्स आप वैलिडेट कर चुके हो, तो यू कैन हैव एन अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपने डिपार्टमेंट से जिसमें वो 3 हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो यू कैन अटैच दैट, और यू कैन मेंशन कि मैं अपना मास्टर थीसिस कर रहा हूँ अभी, जिसका बिफोर आई स्टार्ट दिस पोजीशन जो है वो मुझे आ जाएगा। मेरे पास अभी भी अपनी ऑफिशियल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है। मैंने अपने एडमिशन के लिए अपना जो प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट्स अनऑफिशियली मुझे यूनिवर्सिटी से मिले थे वही यूज़ किए हैं, एंड इट कम्प्लीटली वर्क्स। जी मिशाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे जो पूछते हैं, अकेले में मुझसे पूछते हैं कि कब अप्लाई, कब ईमेल करना चाहिए, जब मेरी डिग्री खत्म हो जाए, 2 महीने पहले, 3। यार मैंने अप्लाई किया था जब मेरा 3rd सेमेस्टर खत्म हो गया, तो पूरा 4th सेमेस्टर पड़ा हुआ था और मैंने अप्लाई कर दिया। वो उन एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जब जब ज्वाइन करे तब आपके पास डिग्री हो, जब आप ज्वाइन करें उस टाइम पे हो। उस प्रोसेस से पहले ना हो, बिकॉज ये 3-4 मंथ एक हेक्टिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आप ईमेल करें 2-3 months 4 months पहले कर सकते हैं, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट का मेंशन जरूर करें। बस दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। जी और एक कुछ लोग एक ऐसे, चीज़ जी फातिमा बोले आप। मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली फरवरी में आपका जो है स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इन फरवरी, और मार्च के मिड तक यू कैन स्टार्ट ईमेलिंग और अप्लाइंग। जी ठीक हो गया। अभी जो मैरी क्यूरी से रिलेटेड जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने सर्च कैसे करना है और इसको फाइंड कैसे करना है, अपनी पोजीशन पे अप्लाई कैसे करना है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ स्कॉलरशिप नेटवर्क की सर्च बार में जाके मैरी क्यूरी लिखेंगे तो आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, हमारी पुराने सेशन मिल जाएंगे, तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे अवेलेबल होगी। तो इसके साथ ही हम अपना सेशन जो है उसे एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू आंसर इन फ्यू आवर्स और डेज और वीक्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि हम भी यहाँ पे काफ़ी बिजी हैं, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फातिमा और काजी मशल खान फॉर योर थैंक यू। टाइम, एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीक है आपने और 2 नए होस्ट लेके आएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आपने मैरी क्यूरी जो पोजीशंस हैं इन पे अप्लाई कैसे करना है और इनकी सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है, कीपिंग इन माइंड योर प्रोफाइल एंड ऑल दिस स्टफ दैट वी हैव बीन, आई मीन वी ऑलरेडी टोल्ड यू टुडे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।